चलो ये हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया की, ठीक है। तो आप मैंने क्या बताया था इसके बारे में, ईशा, व्हाट इज यू बैक्टीरिया? भाई यू का मतलब क्या होता है? ट्रू। टू, ठीक है ना। और यार बैक्टीरिया आप लोग जानते ही हो, बैक्टीरिया के बारे में तो आपको काफी कुछ बता ही चुका हूँ मैं। बैक्टीरिया हमारे पास एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है, ठीक है। तो अब आपको ये समझ आ गया कि अगर ये ट्रू बैक्टीरिया तो उससे पहले वाले फॉल्स बैक्टीरिया नहीं थे, वो तो आर्क बैक्टीरिया थे। क्या थे वो? तो आर्क बैक्टीरिया थे, ठीक है। आर्क मतलब पुराने वाले बैक्टीरिया। पर ये ट्रू बैक्टीरिया हमारे पास जो हमें आसपास हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो दरअसल थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि इनको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है, इन यू बैक्टीरिया को। तो कहता है कि ये यू बैक्टीरिया हैं, अगर आप इनको देखोगे, ये इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके ऊपर, इसके ऊपर इनके पास यहाँ पर क्या है? सेल वॉल। क्या सेल है बेटा वॉल। इसके पास? इनके ऊपर है क्या यहाँ पर? सेल वॉल। तो सेल दिस इज द वॉल। सेल वॉल, ठीक है। अच्छा, इनकी सेल वॉल किसकी बनी हुई है आप मुझे बताओ। इनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की तो बनी हुई है कि नहीं बनी हुई? मनस्वी? पेप्टोग्लाइकन की बनी है। नहीं बनी हुई, ठीक है ना। सो इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। किसकी बनी हुई है बेटा? पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकन। ये वाला पॉइंट नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। तो पेप्टिडोग्लाइकन में, किसमें जी? पेप्टिडोग्लाइकन में एक चीज प्रेजेंट होती है, केमिकल प्रेजेंट होता है, जिसको मैं कहता हूँ क्या? म्यूरैमिक एसिड। क्या कहता हूँ बेटा मैं, बोलो? न्यूरामिक एसिड। म्यूरैमिक एसिड, ठीक है। तो ये म्यूरैमिक एसिड क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली म्यूरैमिक एसिड के डेरिवेटिव से मिलकर क्या बना हुआ है? पेप्टिडोग्लाइकन बना हुआ है। आर यू गेटिंग? समझ आई मेरी बात? हाँ या ना? यस सर। सर। और ध्यान रखना कि जो म्यूरैमिक एसिड है, ठीक है ना, और जो पेप्टिडोग्लाइकन आप कुछ भी बोल दो, ठीक है, ये एट हाई टेम्परेचर, कहाँ पर? एट हाई टेम्परेचर इट डिस्ट्रॉयज। क्या हो जाता है? ये म्यूरैमिक एसिड डिस्ट्रॉय हो जाता है। किस वजह से? बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पे जाने के बाद क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। आपने देखा होगा जब आप छोटे थे बचपन में, आप लोग बॉटल से दूध पीते थे। आपका छोटा कोई भाई बहन दूध की बोतल से दूध पीता है? अरे हाँ या ना? अरे आप लोग तो पीते होगे। शाबाश। किसने यस नहीं सर, पिया? पीते तो थे। मम्मी हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में क्या कर देती है? आपकी बोतल को उसको गर्म, वॉश करती थी। किससे? हॉट वाटर से, है ना। या कई बार एक एक ल्यूक वार्म वाटर में उसको डाल के छोड़ दे दीजिए। रीजन, रीजन ये है क्योंकि जब आप दूध, जब आप क्या करते हो, बोतल में दूध डालते हो, मम्मी जब बोतल में दूध डालती है, तो ऐसा हो सकता है कि दूध में क्या हो जाए, कोई बैक्टीरिया ग्रो कर जाए, और जो बैक्टीरिया क्या हो, डेंजरस हो, आपकी हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक हो, ठीक है। तो मम्मी को ये बात पता है कि भाई गर्म पानी में क्या होते हैं, बैक्टीरिया मर जाते हैं, इसलिए मम्मी क्या करती है, मम्मी हाई टेम्परेचर पे उसको छोड़ देती है, पानी में उबलना छोड़ देती है, पानी में थोड़ी उबलते हुए पानी में थोड़ी देर डाल के निकाल लेती है, जिससे क्या हो जाए, जिससे उनकी जो सेल वॉल है वो टूट जाए और बैक्टीरिया की डेथ हो जाए, ठीक है। इनफैक्ट आप लोग जब बारिश के टाइम पे, अभी तो आरओ आ गए, जब पहले आरओ नहीं आए थे और किसी का पेट खराब होता था तो देखा था उसको गर्म पानी पिलाया जाता था, बोलते थे पानी उबाल के ठंडा करके फिर पियो, ठीक है ना। द रीजन इज द सेम। हाई टेम्परेचर में म्यूरामिक एसिड हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बैक्टीरिया के बारे में थोड़ी सी बातें हम और पढ़ते हैं कि इसका जो डीएनए तो होता है, पर न्यूक्लियस इसके पास नहीं होता। क्या नहीं होता भाई, बोलो? न्यूक्लियस नहीं होता। ये जो स्ट्रक्चर न्यूक्लियस जैसा में नजर आ रहा है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड दी, क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ये बेसिक बेसिक बात जो आपको मैंने बता रखी थी पहले से, ठीक है। आओ अब हम क्या करते हैं, अब हम जू बैक्टीरिया की क्लासिफाई करते हैं। क्या करते हैं, अब हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। किसके बेसिस पे बेटा, बोलो? On the basis of mode of nutrition. मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो यार देखो, जो बैक्टीरिया है हमारे पास, ठीक है, या तो वो ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, बोलो? ऑटोट्रॉफ। मनस्वी क्या मतलब होता है ऑटोट्रॉफ का? Organisms that prepare their own food.
जो अपना खाना खुद बनाते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। और हेटेरोट्रॉफ मतलब जो किसी और से ड्राइव करते हैं। ये वाली बात ठीक है ईशा? ठीक है। तो ऑटोट्रॉफ जो होते हैं, ठीक है ना, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो क्या सोर्स क्या है फूड बनाने का, व्हाट इज द सोर्स? अगर ये अपना खाना खुद बना रहे हैं तो वो कहाँ से आ रहा है वो खाना बेसिकली, मतलब वो किस फॉर्म में ड्राइव हो रहा है, तो जरा देखते हैं, ठीक है। ये अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं या तो किससे, लाइट से। किससे, लाइट किसे यूज करते हैं, लाइट को, या फिर केमिकल को। किसको यूज करते हैं बेटा, बोलो? लाइट केमिकल। को या फिर chemicals. केमिकल को, ठीक है। लाइट या केमिकल। अच्छा सुनो मेरी बात, देखो अगर तो वो लाइट को यूज कर रहे हैं, किसको यूज कर रहे हैं, अगर तो वो लाइट को यूज कर रहे हैं, सो दे आर कॉल्ड एज फोटो ऑटोट्रॉफ। क्या कहलाएंगे बेटा? Photo. Photo auto ऑटोट्रॉफ, ठीक है। पर अगर वो केमिकल को यूज कर रहे हैं अपनी एनर्जी बनाने में, तो दे आर नोन एज कीमो ऑटोट्रॉफ। क्या कहलाएंगे? chemo auto ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं ये तो ना बताऊं ना कि फोटो का मतलब लाइट होता है और कीमो का मतलब केमिकल होता है, पता है ना आपको ये वाली बात? yes sir. नहीं पता? चलो। अच्छा आपने कीमोथेरेपी का मतलब, कीमोथेरेपी सुना है? कीमोथेरेपी Yes Yes, sir. sir. क्या होती है वो, क्या होती है कीमोथेरेपी? खुर्शीद? सर कैंसर पेशेंट्स के लिए सर कैंसर उनकी पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए यस सर। कीमोथेरेपी दी जाती है। एक होती है रेडियोथेरेपी, सुना है आपने रेडियोथेरेपी? एक होती है कीमोथेरेपी, ठीक है। और एक होती है बायोथेरेपी। बायोथेरेपी तो छोड़ दो, तो आपने नहीं सुना होगा। अच्छा फिजियोथेरेपी वगैरह नहीं दी जाती है, ठीक है। कीमोथेरेपी मतलब होता है व्हेन यू ट्रीट समथिंग, व्हेन यू थेरेपिटाइज, व्हेन यू गिव थेरेपी यूजिंग द केमिकल्स और द ड्रग्स, उसको हम कहते हैं क्या, कीमोथेरेपी, ठीक है। आज को थोड़ा समझ लेते हैं। कहता है कि फोटो ऑटोट्रॉफ तो भाई वो हो गए जो लाइट का यूज करते हुए क्या कर रहे हैं, अपनी एनर्जी बना रहे हैं, मतलब सनलाइट आ रही है, ठीक है ना, दे आर कन्वर्टिंग दिस सनलाइट, ये इस सनलाइट को कन्वर्ट कर दे रहे हैं किसमें, बताओ यार, मतलब इससे ये एनर्जी ले रहे हैं। अरे सर इससे एनर्जी कैसे ले सकते हैं, क्या तरीका है? तो मैं वाली बात बताता हूँ आपको कि इनके पास क्या होता है बेसिकली, व्हाट डू दे बेसिकली हैव, सुन लेना। ऑफ आसपास क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। जब ये सनलाइट आके गिरती है इनके ऊपर, व्हेन दे कैप्चर द सनलाइट, तो उसके साथ ही इनके पास क्या होता है, दे आल्सो कंटेन द क्लोरोफिल। क्या कंटेन करते हैं ये बेटा, बोलो? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल, ठीक है, या क्लोरोफिल सिंपली लिख लो। एंड यूजिंग दिस क्लोरोफिल एंड सनलाइट, दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू द ग्लूकोज C6H12O। समझ रहे हो मेरी बात को? अरे हाँ या ना? ठीक। यस तो सर। ऐसे फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो सनलाइट को यूज करके और जिनके पास क्लोरोफिल है, वो सनलाइट को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर दे रहे हैं, किसमें, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ऐसे बैक्टीरिया को कहता हूँ क्या मैं, क्या कहते हैं नाम? फोटो ऑटोट्रॉफ तो है ही, photo auto लेकिन नो नो नो, इनका एक नाम और भी होता है, दे आर आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या कहलाते हैं ये, ब्लू ग्रीन एल्गा। समझ रहे हो मेरी बात को? या शॉर्ट फॉर्म में BGA। क्या कहलाते हैं, बोलो? BGA, ठीक है। तो पेपर में सवाल आता है कि BGA जो है वो किस किंगडम को बिलोंग करती है, किस किंगडम को बिलोंग करती है? उसमें ऑप्शंस आता है प्लांट्स, एनिमल्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा। तो सबको पता होता है कि यार एल्गा तो किसमें आते हैं, एल्गा तो प्लांट्स में आते हैं। आपको पता होगा ना, प्लांट में फाइव कैटेगरीज होती हैं, एल्गा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। सुना है आपने वाली चीज? अरे हाँ या ना? ठीक है। तो ये जो ब्लू ग्रीन एल्गा है, भले से ही एल्गा है, मतलब ये एल्गा नाम इसका है, बट ये एल्गा को बिलोंग नहीं करते, दे बिलोंग्स टू द यू बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को बिलोंग करते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात? sir हाँ sir बोलो बेटा, बोलो, सुन रहा हूँ। sorry बेटा आपकी to आवाज साफ, interrupt but Shambhavi is in the meeting room. बेटा Sir, आवाज please साफ। add Shambhavi in the sir. हाँ
अच्छा, संभवी, संभवी wants to join the class. Yes, sir. संभवी, are you in class? Okay. ठीक है, तो उनको हम ब्लू कैसे कहते हैं, साथ में इनको हम एक नाम और भी देते हैं। क्या देते हैं इनको हम? एक नाम और भी देते हैं। इसको कहते हैं क्या? मैं इनको हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्या कहते हैं बेटा इनको? हम कहते हैं, बोलो। साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, ठीक है ना। साइनोबैक्टीरिया के बारे में थोड़ी सी बात और भी करूंगा मैं आपसे, ठीक है। बट आप ध्यान रखना कि इनको हम कॉमनली साइनोबैक्टीरिया भी कह देते हैं, ठीक है। चलो, अब आते हैं इस पे हम केमिकल वालों पे, जो केमिकल यूज करते हैं। सर कैसे केमिकल कैसे यूज करते हैं? क्या था कि अर्थ जब बनी थी, जब क्या हुआ था, जब व्हेन अर्थ वाज फॉर्म्ड, अर्थ वाज फॉर्म्ड, तो अर्थ पे आपको पता है क्या नहीं पता, मुझे नहीं पता, ठीक है ना, बट मैं आपको बता देता हूँ कि अर्थ पे उस टाइम पे टेम्परेचर भाई क्या था, देयर वाज वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है ना। एंड ऑक्सीजन तो अवेलेबल थी ही नहीं, समझ रहे हो मेरी बात को? ऑक्सीजन अवेलेबल थी ही नहीं, हाइड्रोजन अवेलेबल थी, ठीक है। तो जैसे आजकल क्या होता है, आजकल मतलब रिसेंटली आपने देखा होगा कि कोई भी चीज प्रेजेंट होती है, जैसे हमारे घर में हमने आलू काट के रख दिए, ठीक है ना, या आपने चिप्स खोल के रख दिए, तो उन चिप्स से कौन रिएक्ट कर जाती है? ऑक्सीजन, पता है ना आपको। उसकी Yes, ऑक्सीडेशन, sir. उसकी ऑक्सीडेशन कर देती है, और ऑक्सीडेशन करने से क्या होता है? रेंसिडिटी हो जाती है, स्मेल आने लगती है, बदबू आने लगती है उसमें से, इनफैक्ट, ठीक है। मेरा पेन चलन रुक गया। पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है ना। पहले हाइड्रोजन बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में थी और ऑक्सीजन नहीं थी, तो हाइड्रोजन हर एक चीज से रिएक्ट करती थी। जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट कर रही ऑक्सीजन से, ठीक है ना, तो बन गया H2O। हाइड्रोजन रिएक्ट कर रही सल्फर से, तो बन गया H2S। तो उस टाइम पर H2O तो प्रेजेंट नहीं था, बट H2S वाज प्रेजेंट। H2S एक सब्सटेंस होता है, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, ठीक है, कहते हैं उसको, हाइड्रोजन सल्फाइड कह दो आप इसको। और ये बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट था, ठीक है। तो कुछ केमिकल ने इसको यूज करना सीखा। वो क्या करते थे? वो H2S को ब्रेक करते थे। दे यूज्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स। वो इसके बॉन्ड्स को क्या करते थे? ब्रेक करते थे। और ब्रेक करने के बाद, अच्छा क्या क्या चीज रिलीज होंगी बताओ मुझे? H2 रिलीज होगा, सल्फर रिलीज होगा, और जो बॉन्ड की एनर्जी है भाई वो भी तो रिलीज होगी, हाँ या ना, ठीक है। और ये उसकी एनर्जी को यूज करते थे अपने मेटाबॉलिक पर्पस के लिए। किसके लिए? अपने मेटाबॉलिक पर्पस के लिए, जैसे रेस्पिरेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो जो केमिकल को यूज करके अपनी एनर्जी बनाने लगे, जो क्या करने लगे, जो केमिकल को यूज करके अपनी एनर्जी बनाने लगे, वो कहलाएगा क्या बेटा? बोलो क्या? Chemotropes. कीमोट्रॉप्स। समझ आ रही है मेरी बात की नहीं आ रही है? ठीक है, चले। ओके, तो ये बात हो गई हमारे पास इसकी ऑटोट्रॉफ्स की। अब हम आएंगे किस पे? हेटेरोट्रॉफ्स पे। पहले आप मुझे बताओ, आपने इतना नोट कर लिया? ये नोट कर लिया आपने? फटाफट नोट कर लें, थोड़ा सा स्पीड में। एंड वंस यू आर डन विद द नोटिंग, लेट मी नो। Done, sir. डन? यस सर। ओके,
आगे हम आते हैं इस पे, हेटरोट्रॉफ पे। हेटरोट्रॉफ अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, ये दूसरे फीड करते हैं, ठीक है। तो ये हेटरोट्रॉफ में भी ना दो कैटेगरीज है। कितनी कैटेगरीज है? दो। दो या इनफैक्ट आप इसमें तीन कैटेगरी से मान लें। एक हो गए पैरासाइट। क्या हो गए? पैरासाइट। पैरासाइट। और एक हो गए सेप्रोफाइट, ठीक है। एक कैटेगरी और भी आती है, पैथोजेंस कहते हैं उसको, पर मैं उसको आपको पैरासाइट में समझा दूंगा, ठीक है। तो आप दो कैटेगरी से समझ लो। अच्छा, आप लोग ये तो जानते हो कि पैरासाइट्स क्या होते हैं। पैरासाइट्स फीड ऑन इस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं, जो जिंदा होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्या? होस्ट, ठीक है। आपने देखा है डॉग्स में कुछ कीड़े लगे होते हैं, कई बार कुछ कीड़े लग जाते हैं, टिक्स कहते हैं उनको, टिक्स। या बालों में जब बाल गंदे होते हैं तो उनमें क्या होती है? उनमें लाइसिस हो जाती है, जुए कहते हैं इनको, ठीक है। तो क्या है बेसिकली? वो पैरासाइट्स हैं। क्या है वो? सारे पैरासाइट्स हैं। दे आर नॉट बैक्टीरिया, बट मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, ठीक है। पैरासाइट्स हैं। जबकि ये जो हमारे पास है सेप्रोफाइट, ये क्या होते हैं? दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। किसमें फीड करते हैं ये? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म और द प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। या तो उस डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं या उस ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्ट पे ये फीड करते हैं। अभी वाली बात आपको बहुत ही क्लियरली समझ आ जाएगी सर मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। आओ जरा, आप लोग दही खाते हो? दही Yes, sir. तो Yes, दही sir. जो बनती है आप बता सकते हो किससे बनती है? वैसे लास्ट क्लास मैंने पढ़ाई थी, आप बताओ संभवी, कैसे बनती है दही? हाँ भाई, दूध से, ठीक है। इस दूध पे जब एक बैक्टीरिया, इसका नाम क्या था? लैक्टोबैसिलस। शाबाश, जिसका नाम क्या था? नाम था लैक्टोबैसिलस। क्या करता है? काम करता है, तब जाके दही बनती है। तो काम क्या होता है मैं आपको बताऊं क्या काम करता है वो टेक्निकली, ठीक है ना। इट एक्चुअली फीड, द लैक्टोबैसिलस फीड ऑन मिल्क प्रोटीन। इसके अंदर जो क्या था? इसके अंदर जो मिल्क प्रोटीन था, ठीक है, उसको केजिन कहते हैं। ये उस पर काम करता है, उसको खा लेता है और खाने के बाद उसको एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है और वो कहलाता है डाइजेस्टेड प्रोटीन, जिसको कहते हो क्या आप? कर्ड। समझ रहे हो? हाँ या ना? तो एक्चुअली आप क्या खाते हो? आप खाते हो एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा प्रोडक्ट जो इस बैक्टीरिया ने बना के दिया है आपको, या उसने अपने मेटाबॉलिज्म के टाइम पर प्रोड्यूस किया है। समझ रहे हो? हाँ या ना? ठीक है, ठीक है। Yes, sir. तो मिल्क, मिल्क मुझे बताओ, क्या मिल्क लिविंग ऑर्गेनिज्म है या डेड ऑर्गेनिज्म है? नहीं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। भाई जो गाय है वो तो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो गाय का प्रोडक्ट क्या हुआ? दूध, ठीक है। तो ये दूध पे क्या कर रहे हैं? दूध पे ये फीड कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कर्ड बन गई तो सब, ये तो सिर्फ डिकिंग होनी चाहिए कर्ड तो नहीं। कर्ड जब फ्रेश बनती है तो ऑब्वियसली बात है डिकिंग नहीं होगी, पर अगर उसको थोड़ी देर के लिए बाहर रख दो, तो अगर आपको एक दिन बाहर रहने दो तो क्या आप इसको खा सकते हो? फिर कर्ड को खा पाओगे? नहीं खा पाओगे, इसमें से बहुत गंदी बदबू आने लगेगी, ठीक है। और बहुत खट्टी हो जाएगी। खट्टी क्यों होती है? क्योंकि जो लैक्टोबैसिलस है, ठीक है ना, वो इसमें क्या करता है? वो इसमें लैक्टिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देता है बहुत ज्यादा। क्या किसको बढ़ा देता है? लैक्टिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन को, और दही बहुत ज्यादा खट्टी हो जाती है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। ऐसे ही आप एक एग्जांपल और सुनो। देखो, मान लो कि कोई डेड बॉडी है। क्या है? कोई डेड बॉडी है, ठीक है। और ये डेड बॉडी बाहर खुले में पड़ी हुई है। तो इस डेड बॉडी को क्या करते हैं? इस डेड बॉडी को बहुत सारे बैक्टीरियाज मिलके अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया और फंगसेस मिलके क्या करते हैं? इसको डिकम्पोज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं। ऐसा होता है ना भाई, तो इसकी डेथ तो 10 साल पहले हो चुकी थी, पर आज का कंकाल मिला है, आज का स्केलेटन मिला है। तो स्केलेटन मिला है तो भाई बाकी जो
स्किन थी, मसल्स थी, हेयर्स थे, वो कहाँ चले गए, वेयर दे हैव गॉन। तो एक्चुअली उनको क्या कर दिया उन्होंने, बैक्टीरिया ने उनको क्या कर दिया, ईट आउट कर लिया, बैक्टीरिया खा गए उस चीज को। अरे समझ आई मेरी बात? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, चलो ये तो रही जी एक बात, ठीक है। अब हम आते हैं किस पे, पैरासाइट पे। किस पे आते हैं अब हम, पैरासाइट पे, ठीक है। सो व्हाट इज पैरासाइट? पैरासाइट जो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं, ठीक है सर। जैसे कि देखो यार, जैसे कि आपके जितने भी पैथोजेंस हैं, क्या है जितने भी आपके, बेटा बोलो, पैथोजेंस समझते हो आप? अच्छा, आपने डॉक्टर लाल पैथ लैब के बारे में सुना है? डॉक्टर लाल पैथ लैब, यस सर। हाँ, क्या है, क्या करते हैं वो डॉक्टर लाल पैथ लैब में? सर टेस्टिंग्स होती है वहाँ पे, टेस्टिंग, किस चीज की टेस्टिंग होती है? जैसे हमारे ब्लड सैंपल्स लेते हैं, हमें किस चीज की जिसकी जरूरत होती है, हीमोग्लोबिन हो गया, वो ब्लड टेस्टिंग टेस्ट। करते हैं, ठीक है ना, टेस्टिंग करते हैं कि आपके ब्लड में, आपकी बॉडी में कोई बीमारी तो नहीं है, तभी तो उसका नाम आएगा लाल पैथ लैब। पैथ का मतलब यहाँ पर होता है क्या, डिजीज। क्या मतलब होता है, डिजीज, ठीक है। और जेन, जेन, जेन का मतलब होता है क्या, जनरेटर। क्या मतलब होता है, जनरेटर, ठीक है। सो डिजीज जनरेटिंग ऑर्गेनिजम्स, डिजीज जनरेटिंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज पैथोजेंस, ठीक है, क्लियर। तो सर ऐसे कौन से बैक्टीरिया हैं जो डिजीज करते हैं? कोई बैक्टीरिया ऐसा होता भी है? कोई एग्जांपल दे सकते हो आप मुझे किसी ऐसे बैक्टीरिया का, बताओ मिस्टर। सर विब्रियो कॉलेरी, हम्म, विब्रियो कॉलेरी। शाबाश, तुमने एग्जांपल दिया, विब्रियो कॉलेरा, ठीक है। क्या करता है ये? सर बीमारी तो नाम में ही है इसके, इट कॉजेस कोलेरा, ठीक है, ये कोलेरा करता है। और कोई एग्जांपल, या चलो डिजीज बता दो, ऐसी कौन सी डिजीज है जो बैक्टीरिया से होती हैं? ये सुना है आपने, टीबी Yes, sir. किससे होती है? एक बैक्टीरिया से होती है, ठीक है। ये सुना है आपने, टाइफॉइड किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। ये सुना है आपने, ये टेटनस, Yes, sir. ये किससे होता है? Bacteria. बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात, टेटनस वायरस से नहीं होता, ठीक है। जो टीबी का बैक्टीरिया, उसका नाम क्या है? उसका नाम है माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। टाइफॉइड का जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। टेटनस जिससे होता है, टेटनस जिससे होता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी। ऐसे आपने एक और सुना होगा, ये सुना है आपने, न्यूमोनिया सुना है? निमोनिया इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस एग्जैक्टली, शाबाश, वेरी गुड। ये होता है किससे, मैं वो सा नाम मेरे ध्यान से उधर गया था, थैंक यू, ठीक है ना। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से, किससे होता है ये? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से होता है, ठीक है। अरे तो सर क्या हमें इतने सारे नाम ये याद रखने हैं? नहीं भाई नहीं, आपने इसमें से कुछ भी याद नहीं रखना, आपको इसमें से कुछ याद नहीं रखना, ठीक है ना, नथिंग। आपको कोई भी नाम याद नहीं रखना, दिस इज ओनली फॉर द नीट पार्ट, ठीक है ना, नीट के लिए था, ठीक है। आपने इसको याद नहीं रखना। हाँ, अगर आपको कुछ याद रखना चाहते हो तो आप ये एक दो बीमारी के नाम याद रख लो जो बैक्टीरिया से होते हैं। आप कोलेरा याद रख लो, टीबी याद रख लो, टाइफाइड याद रख लो, टेटनस, निमोनिया, ये सब आप याद रख सकते हो, ठीक है। बट आपको इनके नाम ये याद नहीं करने हैं, ठीक है। ये नीट में पूछी जाती है और ये क्लास 12 में दोबारा आएंगे, तो जब दोबारा आएंगे तो मैं आपको दोबारा पढ़ा दूंगा, ठीक है। बस आप इसको इतना याद रख लो, ठीक है। चलो, पर नोट तो कर ही लो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कई बार ना इंप्रेशन जमाने के लिए टीचर्स पे
ठीक है ना, बता दिया। जैसे अभी एक बच्ची ने, क्या नाम था बेटा आपका, इसमें मुझे बताया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, निष्ठा। निष्ठा। ओके, तो ऐसे भाई आप लोग भी देख लो, ठीक है। कभी अपने स्कूल के टीचर पे इंप्रेशन जमाना हो या बच्चों पे इंप्रेशन जमाना हो, तो सारे थोड़े से याद कर लेना इसमें से, बच्चों को भी लगेगा यार इसको तो बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, चलो जी फटाफट नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन, Yes, sir. सभी का हो गया? यस सर। अरे भाई सभी ने कर लिया क्या? Yes, sir. ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ेंगे और आप थोड़ी सी बातों को सुन लो यार। ये जो बैक्टीरिया है, क्या है जो हमारे पास बैक्टीरिया है, दे में बी फ्री लिविंग, क्या हो सकते हैं ये? दे में बी फ्री लिविंग, फ्री लिविंग मतलब ये अकेले रहते हैं, ठीक है, अकेले अकेले, ठीक है। दे में बी फिलामेंटस, कैसे हो सकते हैं ये? फिलामेंट के फॉर्म में हो सकते हैं, फिलामेंटस। या ये हमारे पास कॉलोनियल भी हो सकते हैं, क्या भी हो सकते हैं ये? कॉलोनियल, कि भैया कॉलोनी बना के रहने, कैसे रह रहे हैं ये? एक कॉलोनी बना के ये रह रहे हैं, समझ रहे हो? हाँ या ना? मतलब फ्री लिविंग में क्या होता है? फ्री लिविंग में बैक्टीरिया इंडिविजुअली रहता है, ठीक है ना। फिलामेंट में वैसे भी जुड़ जाता है, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे करके आपस में जुड़ते चले जाते हैं, ठीक है, एंड द फॉर्म ऑफ फिलामेंट। बट वो काम इंडिविजुअली अलग अलग ही करते हैं, मतलब काम तो इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे होते हैं, ठीक है। और कॉलोनी में क्या होता है? कॉलोनी में बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे करके एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं एंड दे फॉर्म अ कॉलोनी, क्या बना लेते हैं वो? क्या बताओ? दे फॉर्म अ कॉलोनी, Colin. कॉलोनी। तो आओ जरा समझते हैं इसको यार, कैसे हो रहा है ये काम, प्रोसेस कैसे हो रहा है ये। तो देखो, सबसे पहले आप इसको सुनेंगे कि जो फ्री लिविंग है, क्या है जो फ्री लिविंग है, वो तो अपना अलग से पड़ा हुआ है जी, ठीक है ना। ये बैक्टीरिया कह रहा है मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं रहूं अलग से, सॉरी न्यूक्लियस नहीं है इसके पास, ठीक है, ये ऐसा है, ठीक है, अलग से पड़ा हुआ है, घूम रहा है, फिर रहा है, तो ये फ्री लिविंग हो गया, ठीक है। इंटरेस्टिंग है कौन सा? फिलामेंटस। कौन इंटरेस्टिंग है? फिलामेंटस। कैसे इंटरेस्टिंग है? देखो, फिलामेंटस में क्या होता है? फिलामेंटस में एक सेल दूसरे जुड़ेगा, दूसरा तीसरे जुड़ेगा, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवें से, पांचवा छठे से, ऐसे करके क्या हो जाते हैं? ऐसे करके ये ऐसे जुड़ते ये चले जाते हैं, ठीक है। इसका मैं आपको बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना, जो आप एनसीईआरटी में भी दे रखा है। इसका नाम है क्या है? इसका नाम है नॉस्टॉक। क्या नाम है बेटा इसका? बोलो। नॉस्टॉक, ठीक है। ये नॉस्टॉक क्या है? ये फिलामेंटस बैक्टीरिया है, और इसके आसपास अगर आप देखोगे, अगर आप इसके आसपास देखोगे, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इसके आसपास कोने कोने पे आपको क्या नजर आएगी? एक म्यूकस की कोटिंग नजर आएगी। किसी कोटिंग नजर आएगी बेटा? बताओ इसकी। अगर आप इसके आसपास देखोगे तो आप देख पाएंगे कि इसके आसपास क्या है? एक म्यूकस की कोटिंग है। सो दिस इज अ म्यूकस कोट, ठीक है ना। इसको कहते हैं क्या? मैं म्यूसिलिजियस या म्यूसिलेज लेयर, म्यूकस के लेयर है, ठीक है। तो उसके आसपास ये प्रेजेंट है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, बहुत ही मजेदार बात, कि ना इसके पास क्या होते हैं? इनमें से कुछ के पास क्या होते हैं? कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? बोलो। Specialized cell. कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनके अंदर ना ऐसे एक पिगमेंट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है।
So these specialized cells are known as heterocyst. क्या कहलाते हैं ये, बोलो क्या नाम है इनका? Heterocyst. heterocyst. हेट्रोसिस्ट, ठीक है। और ये जो हेट्रोसिस्ट है, दे कंटेन नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम। क्या कंटेन करते हैं ये, बोलो? Nitrogen fixing enzyme. नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम ये कंटेन करते हैं। समझ आई मेरी बात? ठीक है। Yes sir. और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम क्या करता है, ये नाइट्रोजन की फिक्सेशन करता है। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, NO2 में, NO3 में या अमोनिया में। तो जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट होती है किसमें, नाइट्रेट में, नाइट्राइट में या अमोनिया में, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज, क्या कहलाता है ये, दिस इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या कहलाता है वाला प्रोसेस, बोलो? Nitrogen fixation. fixation. फिक्सेशन, ठीक है ना। और थोड़ी सी मैं आपको बात एडिशनल बता देता हूँ थोड़े नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इस एंजाइम का जो नाम है, जो नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है नाइट्रोजिनेज। क्या नाम है इसका? नाइट्रोजिनेज। ये आपके स्कूल एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, नीट वगैरह भी आ सकता है, तो आपने इसका थोड़ा सा याद रखना है नीट के लिए, ठीक है जी। चलें, ओके भाई, क्लियर हो रही है मेरी बात? तो सर क्या ऐसा सिर्फ हमारे पास नॉस्टॉक ही है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम कंटेन करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? नहीं, हमारे पास ऐसे बहुत सारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, एक नहीं है, बहुत सारे हैं। वी हैव मैनी नाइट्रोजन फिक्सिंग, मैं दोबारा लिख रहा हूँ फिक्सिंग को, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है, सुन लो। एक हमारे पास है, जैसे एक तो आपको मैंने बता दिया, नॉन स्टॉक तो हमारे पास हो ही गया, ठीक है ना। नॉन स्टॉक के अलावा हमारे पास हो गया ऑसिलेटोरिया। कौन सा? ऑसिलेटोरिया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एनाबिना, ठीक है। एजोस्पाइरम, ठीक है। और आपने एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल सुना होगा, Rhizobium. हाँ, राइजोबियम। ये सुना है ना आपने? ये तो जरूर सुना होगा आप लोगों ने राइजोबियम के बारे में, ठीक है। तो राइजोबियम क्या होता है? राइजोबियम एक्चुअली फ्री लिविंग या फिलामेंटस फॉर्म में नहीं होता, ठीक है ना। ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये रूट नोड्यूल्स में रहता है। कहाँ पे रहता है ये, बोलो? ये रूट्स के साथ उनकी नोड्यूल्स में रहता है। इट 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 इज फाउंड इन द रूट्स ऑफ जो लेग्यूम्स होते हैं, जैसे चने, मटर, ठीक है ना, दालें, ये उनके रूट्स में रहता है राइजोबियम, और नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है। अरे समझ आ रही है मेरी बात की नहीं आ रही है? Yes, sir. Yes sir. आपका बात सर के ऊपर से हवाई फायर तो नहीं हो रहा? No sir. चलो ठीक है, चलो नोट करो उसको फटाफट। डन? Yes, sir. Yes sir. सभी का हो गया? ठीक है, चलो यार थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है।
इसके अलावा ना हमने यहाँ पर एक और बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है जो बाकी बैक्टीरिया से बिल्कुल अलग हटके है, ठीक है, और जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। क्या है नाम इसका? ये हटके है, ये एक्सेप्शन है, उसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो अपने एग्जाम के लिए, टीचर से ये एग्जाम में। वायरस पर चढ़ने वाले बैक्टीरिया है। क्या? ये वो बैक्टीरिया है जो वायरस पे चढ़ते हैं। नहीं 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 नहीं, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। Okay. माइकोप्लाज्मा, क्या नाम रखो उसका? माइकोप्लाज्मा, ठीक है। पहली बात तो अगर आपको पता होगा कि बैक्टीरिया की खास बात क्या होती है कि जैसे उसके ऊपर क्या होती है, उसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है उसके पास? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तो हर सेल के ऊपर ही होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा उसके पास क्या होता है ऊपर? एक और कोटिंग भी होती है। क्या बताया था मैंने आपको? याद करो। हाँ, अरे क्या कहते हैं इसको? सेल वॉल। क्या कहते हैं? सेल वॉल। तो माइकोप्लाज्मा ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके पास कोई सेल वॉल नहीं है। दे हैव नो सेल वॉल। इनके ऊपर कोई सेल वॉल है ही नहीं, मतलब कि सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और अंदर आपको ऐसे डीएनए पड़ा हुआ नजर आ जाएगा। तो सर इसमें क्या खास बात है, मतलब क्या व्हाट इज न्यू इन दिस? इनकी खास बात ये नहीं है। इनकी खास बात पता है क्या है? दैट दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। अब समझ आई खास बात क्या है? हाँ या ना? क्या समझे? कि ये Sir, they can survive without oxygen. हाँ, कि ऑक्सीजन के बिना ये जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि इनकी सेल वॉल इनके ऊपर नहीं है, ठीक है ना, सो दे आर द वन ऑफ द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। क्या है ये? वन ऑफ द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। एंड ऑब्वियसली बात है, बैक्टीरिया सबसे छोटे होते हैं सेल्स में, तो दिस इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है ना। नॉट द मोस्ट स्मॉलेस्ट बट वन ऑफ द स्मॉलेस्ट, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात? Yes. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपने ध्यान रखना। अगर पूछेगा व्हाट आर माइकोप्लाज्मा, तो इसको मैं लिखवा देता हूं, आप लिख लो। माइकोप्लाज्मा आर माइकोप्लाज्मा आर smallest bacteria that lack cell wall and they can survive without oxygen। ठीक है। अच्छा, शायद ये वाली बात आपको पता ही होगी, जहां पर ऑक्सीजन नहीं होती उस जगह को कहता हूँ क्या मैं? एनएरोबिक। क्या कहता हूँ मैं उसको? एनएरोबिक, ठीक है। दैट कैन सर्वाइव एनएरोबिक। और फिर ये ऑब्लिगेट एनारोबिक है या फिर फैकल्टेटिव एरोबिक? दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो? ये ऑब्लिगेट एनारोबिक है या फिर फैकल्टेटिव एरोबिक? भाई इनका ना माइक से मुझे थोड़ी सी आवाज नहीं आ रही, क्या पूछनी है? कोई और दूसरा बच्चा बताओ मुझे एक बारी। सर, हाँ, ये ऑब्लिगेट एनारोबिक है या फिर फैकल्टेटिव एरोबिक? ये ऑब्लिगेट एनारोबिक है या फिर फैकल्टेटिव एरोबिक? फैसिलिटेटिव? नहीं, ये ऑब्लिगेट एनारोबिक है, ठीक है ना। ये एनारोबिक ही थे, एनारोबिक ही होंगे, ठीक है। डन, ठीक है, चलो। अच्छा, तो ये तो फिर एक आपके मैंने सवाल याद है कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स है कौन से, अगर ये भी स्मॉलेस्ट नहीं है तो ध्यान रखना कि यही सब, यही आप स्मॉलेस्ट सबसे यही बता रखा है, बट
अगर मैं पूरे बायोस्फीयर की बात करूंगा कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स हमारे पास जो पाए जाते हैं उसका नाम क्या होता है, उसको बोलता हूँ मैं पीपीएलओ। क्या कहता हूँ उनको मैं, बोलो यार। पीपी PPLO. PPL. क्या होता है पीपीएलओ, ये एनीवन? पीपीएलओ का फुल फॉर्म है, आप चाहे तो लिख सकते हैं फ्लूरो। फ्लूरो मतलब एयर, ठीक है ना। निमोनिया, निमोनिया मतलब आपको पता है बीमारी होती है, लंग्स में होती है, मैंने बताया था, ठीक है। जो लंग्स में निमोनिया करते हैं उसकी तरह दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। फ्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। बट ये निमोनिया वाले ऑर्गेनिजम्स नहीं है, फ्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स उस तरह लगते हैं ये, बट है नहीं, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म है ये, आप चाहे तो उसको नोट कर सकते हैं, फ्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलें जी, यस सर। बढ़ जाएं। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका मोनेरा खत्म हो गया। क्या हो गया, मोनेरा हैज बीन कंप्लीटेड हियर, ठीक है। तो जो दो बच्चे आज हमारे पास क्लास में आए थे, बेटा आप मुझे बताओ कि पहले आपको कितना समझ आया वाला पार्ट, मतलब सर आ गया पूरा। यस सर, आ गया सर। काफी हद तक आ गया है ना, ठीक है। चलो अब तो क्या कर रहा हूँ मैं, अब तो बिल्कुल एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। सर आप ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव चेन वाला डिफरेंशिएशन नहीं कराओगे, बेटा करा और दूंगा, बट रिप्रोडक्शन वाला? हाँ इट इज नॉट गिवन इन द एनसीईआरटी ऑफ, मतलब एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 में दे नहीं रखा है, ठीक है। स्कूल में करा रखा है। स्कूल में करवा रखा है, बट इट इज नॉट गिवन इन द एनसीईआरटी। अगर आप करना चाहते हो तो मैं आपको करवा देता हूँ, बिल्कुल देयर इज नो इशू इन दैट, ठीक है ना, मैं करवा देता हूँ। बट मैं आपसे हमेशा बोलूंगा कि कहते हैं कि देखो मैं दिमाग में रख के चल रहा हूँ आपका, कि आपके पास, आपको पता होगा ना शायद क्लास 11th बायो में आपके पास 22 चैप्टर्स हैं, पता है ना आपको ये बात, ठीक है। यस सर। सबसे ज्यादा चैप्टर्स में आपके पास, और देखो आपके पास अप्रैल मई जून, ठीक है ना, ऑलमोस्ट आपका एक खत्म ही हो चुका है, ठीक है ना। जून ऑलमोस्ट लास्ट चल रहा है, ठीक है ना। तो इफेक्टिवली हमारे पास क्या है, हमारे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ठीक है ना। चलो फेब में भी मान लेता हूँ कि मतलब फेब से पहले ही मैं कोर्स खत्म कर देता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि उसमें तो आप रिविजन करोगे फिर 1 2 3 5 6 और 7, तो 7 महीने हमारे पास, और 7 महीने में हमने 22 चैप्टर खत्म करने हैं। तो इसका मतलब हमें लगभग लगभग मतलब 22 ही मान लूँ मैं इसको, तो हमें मतलब कि 3 पॉइंट समथिंग आ रहा हो, मतलब हमें महीने हर महीने हमने कितने चैप्टर कंप्लीट करने, हमने मोर देन 3। समझ रहे हो मेरी बात को। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ, देखो मेरा जो पहले वाला बैच है ना, आपसे पहले भी मेरा एक बैच चल रहा है, ठीक है। तो उसमें मैं थोड़ा सा डिटेल में जाके करवा रहा था, एनसीईआरटी प्लस बहुत ज्यादा बाहर से, ठीक है। बट मैं आप लोगों को इतना ज्यादा नहीं करवा रहा हूँ, रीजन बीइंग कि आपका बैच काफी लेट स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। तो मैं आपको बाहर की चीजें नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एनसीईआरटी 100% कंप्लीट करवा दे रहा हूँ। बट जो कि आपने पूछा है तो श्योरली मैं आपको करवा देता हूँ वाली चीज। तो यार देखो हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास जो बैक्टीरिया है, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया को क्लासिफाई हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन एक तरीके से और भी हो सकती है, एंड वो क्लासिफिकेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल स्ट्रक्चर। किसके बेसिस से बेटा, बोलो, सेल वॉल सर के सेल वॉल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर पे, ठीक है। चलो ठीक है ना, दिस इज फॉर नीट ऑल्सो, ये नीट में, ठीक है ना, आपके स्कूल में नहीं पूछा जाएगा ये, तो सुनते रहो। सेल वॉल स्ट्रक्चर, अब देखो क्या होता क्या है बेसिकली। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था क्या, ग्राम। क्या नाम था इनका, रॉबर्ट ग्राम, ठीक है। और रॉबर्ट ग्राम ने ना एक स्टेन डेवलप किया। क्या डेवलप किया इन्होंने, एक स्टेन डेवलप किया, ठीक है ना, जिसका नाम रखा उन्होंने क्या, क्रिस्टल वायलेट स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या नाम रखा, क्रिस्टल वायलेट स्ट्रेन। कुछ नहीं है, रंग है बस, एक ही क्या है, एक ये रंग है, एक ऐसा रंग जो बैक्टीरिया को कलर कर सकता है, ठीक है, क्रिस्टल वायलेट स्ट्रेन। तो व्हाट दे डू, इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक ये लिया, आपकी जो आती है स्लाइड, ठीक है ना, स्लाइड पे इन्होंने कुछ बैक्टीरिया को रख दिया। क्या करा इन्होंने स्लाइड पे,
कुछ बैक्टीरिया को, चलो मैं बैक्टीरिया आपको ऐसे बना के दिखाता हूँ। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया को ऐसे करके रख दिया। ठीक है, ठीक है, और नीचे से इन्होंने क्या करा, नीचे से इन्होंने थोड़ी सी इसको हीट दी। ठीक है ना, और हीट देने की वजह से, हीट देने की वजह से ये क्या होगा, ये बैक्टीरिया इस पे चिपक गए। ठीक है ना, तो उसको कहता हूँ क्या मैं, हीट फिक्स। क्या कहता हूँ मैं इसको, पहले इन्होंने क्या करा, इन्होंने बैक्टीरिया को करा यहाँ पर हीट फिक्स। ठीक है, हीट फिक्स के बाद ये बैक्टीरिया इस पे चिपक गए। इसके ऊपर इन्होंने डाला ये ग्राम स्टेन। क्या डाला इन्होंने इसके ऊपर, डाला बेटा, क्या बताओ? हाँ, ये डाला इन्होंने ग्राम स्टेन। ग्राम स्टेन। इस क्रिस्टल वाले स्टेन को हम क्या कहते हैं, इसको हम ग्राम स्टेन भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं इसको हम, ग्राम रामस्टेन। ठीक है ना। तो ग्राम स्टेन डालने के बाद, ग्राम स्टेन डालने के बाद जितने भी बैक्टीरिया थे, ठीक है ना, उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये, भाई ऑब्वियसली बात है, सब आप किसी पे होली का रंग डालोगे तो ऐसे थोड़ी है कि होली का रंग सब पे, मतलब किसी पे गिरेगा किसी पे नहीं गिरेगा, या किसी के कपड़ों पे लगेगा किसी के कपड़ों पे नहीं लगेगा। सब भाई क्या हो गया, सब पे गिर गया। ठीक है ना, तो सब पे क्या आ गया, रंग आ गया। ठीक है ना, तो दूसरी स्टेज में हमने क्या करा, दूसरी हमने करा कि हमने स्टेनिंग करी। क्या करी हमने, स्टेनिंग। एक बच्चा बाहर चला गया, उसको हम क्लास के अंदर ले लेते हैं, मनस्वी। निष्ठा आ गए क्लास में आप? और मैं तो ठीक था। फिर बाहर कौन गया था अभी अभी? अच्छा, मेरे को आपको मैसेज, नहीं, आप थे तो ये मेरे को मैसेज Yes. किसने किया है सर? सर आई हैव टू डिजॉइन द मीटिंग वंस, कैन यू और लेट वो मी? मेरे को पहले करना था जब मेरा माइक नहीं खुल रहा था, अब चल रहा है, अब नहीं करना। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। ठीक है, तो उसको कहता हूँ क्या मैं, स्टेनिंग। ये स्टेप नंबर 2 था, स्टेनिंग विद क्रिस्टल वायलेट स्टेन। ठीक है ना, क्रिस्टल वायलेट हमने यहाँ पे डाल दिया। अब तो सब पे स्टेन आ गया, बट हमें सब पे स्टेन नहीं चाहिए था। ठीक है ना, अब क्या हुआ, अब हमने ऊपर से इस पे क्या करा, मैंने जी सुन लेना मेरी बात को, मैंने इसके ऊपर डाल दिया क्या, आयोडीन सोल्यूशन। क्या डाला है इसके ऊपर मैंने, बेटा बोलो? आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन। उससे पहले भी हम अगर इसको वॉश करते हैं, वाटर वॉश देते हैं, बट नहीं, आप डायरेक्ट समझ लो, हमने इसके ऊपर क्या डाला, आयोडीन सोल्यूशन डाला। ठीक है, आयोडीन सोल्यूशन डालने के बाद भाई बहुत ज्यादा सोल्यूशन इसके ऊपर तैयार रहा होगा तो हमें इसको साफ करना है। तो उसके ऊपर क्या करना है, इसके ऊपर मैंने डाला अब वाटर। क्या डाला इसके ऊपर मैंने, वाटर वॉश, या वाटर की जगह आप इस पे इथेनॉल भी डाल सकते हो, तो उसको कहेंगे क्या, एल्कोहल वॉश। ठीक है, हमने वाटर वॉश है, इसको एल्कोहल वॉश किया। तो स्टेप नंबर 4 में क्या हुआ, वाटर या एल्कोहल वॉश। ठीक है, ये वॉश हमने दे दिया। तो ये वॉश देने के बाद अब क्या हो रहा है, तो कहता है कि जब हमने इसको ये वाला वॉश दे दिया तो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, कहता है कि ये जो बैक्टीरिया हमारे पास ऐसे थे बहुत सारे, ठीक है ना, इनमें से कुछ बैक्टीरिया ने तो क्या करा, वो वाला कलर, वो वाला स्टेन क्या करा, रिटेन किया। क्या करा वाला स्टेन, तो बोलो भाई, रिटेन किया। ठीक है ना? रिटेन। और कुछ में से वाला स्टेन क्या हो गया, धुल गया, हट गया। तो जिन्होंने वो स्टेन रिटेन किया वो बैक्टीरिया कहलाए गए क्या, ग्राम पॉजिटिव। क्या कहलाए गए, ग्राम पॉजिटिव। पॉजिटिव। और जिनसे वो स्टेन हट गया भाई वो कहलाए गए हमारे पास क्या, ग्राम नेगेटिव। नेगेटिव। क्लियर हो रही है मेरी बात, हाँ या ना? ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों हो Yes, रहा है, sir. कि क्यों कि भाई क्यों कुछ बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है और क्यों कुछ बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है, तो इसके लिए ना आपको थोड़ा ग्राम सा, नेगेटिव के पास लिपिड प्रोटीन की एक लेयर होती है। हाँ बिल्कुल, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, तो ऐसा इसलिए हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी बारी वाली डिटेल में जाके, कि देखो जो बैक्टीरिया हमारे पास दो टाइप के बैक्टीरिया थे। ठीक है ना, एक हमारे पास ये बैक्टीरिया हुआ, एक हमारे पास ये बैक्टीरिया हुआ। हमारे पास दुनिया में दो टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है भाई, जो बच्चे अंदर बाहर थी वो अंदर आ गई ना, एक मिनट उसको मैसेज करके पूछ लूँ। अच्छा मनस्वी, मनस्वी क्लास में हो आप? yes sir. अच्छा बेटा, एक बार ना इस पे इन्फॉर्म कर दिया करो कि आप ज्वाइन कर गए हो। ठीक है, चलो Okay sir. ठीक है।
देखो ये जो नॉर्मल बैक्टीरिया थे उनके ऊपर तो क्या था, उनके ऊपर तो एक जो सेल वॉल है, ठीक है, ये सेल वॉल बनी हुई है किसकी, पेप्टोग्लाइकन, किसकी बनी हुई है, अरे बोलो किसकी बनी हुई है। ये थोड़ा सा पार्ट नीट के लिए चला जाता है ना, डिटेल में चला जाता है वाला पार्ट, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन की, तो सर इस वाले की पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं बनी हुई, अरे नहीं, इसकी भी बनी हुई है पेप्टिडोग्लाइकन की, ठीक है, इसकी भी बनी हुई है किसकी, पेप्टिडोग्लाइकन की। यहाँ पर भी पेप्टिडोग्लाइकन है, बट यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकन के साथ, पहले वाले केस में पेप्टिडोग्लाइकन के साथ एक और केमिकल प्रेजेंट है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है क्या, टेकोइक एसिड। क्या नाम है बेटा, बोलो, टेकोइक एसिड। जबकि इस वाले पेप्टिडोग्लाइकन में कोई टेकोइक एसिड नहीं है, दिस इज ओनली पेप्टिडोग्लाइकन, बट इट कंटेन्स पेप्टिडोग्लाइकन एज वेल एज द टेकोइक एसिड। और जो टेकोइक एसिड होता है वो इस ग्राम स्टेन को क्या कर लेता है, वो इस ग्राम स्टेन को उठा लेता है, और उसके उठाने की वजह से ये बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, दे बिकम, मतलब इनको हम कह देते हैं क्या, ग्राम पॉजिटिव। अब समझ आ रही है वाली बात, किसने पूछी थी मेरे से, क्या नाम था आपका, निष्ठा। ईशा, ठीक है। तो ये कहलाएगा कि हमारे पास ग्राम पॉजिटिव, ईशा ने निष्ठा। अच्छा निष्ठा, ओके निष्ठा, ठीक है। और जो वाले जो दूसरे वाले थे, ठीक है ना, जिन्होंने स्टेन को नहीं उठाया, उसका कारण ये था क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकन तो उनके पास भी था, पर टिकोइक एसिड नहीं था। इसके अलावा इनके पास इनकी सेल वॉल के ऊपर एक बहुत ही पतली सी ऑयल की लेयर थी। किसकी लेयर थी बेटा, बोलो किसकी लेयर थी, बोलो यार, हाँ, ऑयल की या लिपिड की लेयर, किसको क्या कहता हूँ मैं, इसको लिपिड की लेयर थी। इसको कहता हूँ क्या मैं, एस लेयर या सरफेस लेयर, एस लेयर, ठीक है ना। और इस एस लेयर की वजह से जो हमारे पास जो ग्राम स्टेन था, क्या था, जो हमारे पास ग्राम स्टेन था, वो उसके अंदर तक जा ही नहीं पाया, वो भारी लगा रह गया। और जब हमने इसको क्या करा, जब हमने इसको वाटर वॉश दिया होगा, वाटर वॉश देने से ये धुलकर नीचे आ गया। समझ आ रही है मेरी बात, अरे हाँ या ना, यस सर। तो ऐसे बैक्टीरिया कहलाएगा कि हमारे पास क्या, ग्राम नेगेटिव। तो सर इनका यूज क्या है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में तोड़ने का, एक्चुअली जब हम दवाई बनाते हैं, जब हम मेडिसिन बनाते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए, ठीक है, तो उस टाइम पे इनका बड़ा यूज होता है कि कौन से बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, तो ग्राम पॉजिटिव के लिए एक अलग दवाई बनाई जाती है, ठीक है ना। जो है हमारे पास ग्राम नेगेटिव, उनके लिए अलग दवाई बनाई जाती है, ठीक है। और एक कुछ अब तो हमने कुछ ऐसी दवाई बना ली है जो दोनों बैक्टीरिया को मार सकती है, ग्राम पॉजिटिव को भी और ग्राम नेगेटिव को भी, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस वर्क्स। समझ आ रही है बात, हाँ या ना, Yes, sir. यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है। No, sir. ऊपर करूं, नोट कर लिया या नोट करना है, ऊपर करूं, गुरुजी नोट किया बेटा, यस सर, कर लिया। शाबाश, ठीक है। देखो मैं एक बार धीरे धीरे नीचे कर रहा हूँ उसको, अगर आपने नोट नहीं किया तो आप उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। सर ये ग्राम बेसिकली है क्या? ग्राम साइंटिस्ट का नाम है बेटा, रॉबर्ट ग्राम। डन, या और किसी को कोई डाउट है इसमें, या किसी के स्कूल में कुछ और पढ़ाया गया हो तो मुझे बता दो, मैं वही पढ़ा दूंगा आपको। रिप्रोडक्टिव बेसिस पे डिफरेंस। पिलाई, कॉन्जुगेशन ट्यूब, यस सर। बेटा कॉन्जुगेशन ट्यूब वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, देखो पढ़ा तो आपको वो दूंगा, ठीक है ना, बट ट्रस्ट मी इट विल नॉट बी आस्क्ड इन द एग्जाम, ठीक है ना, वो एग्जाम में कभी भी नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट इन द सीबीएसई सिलेबस, सीबीएसई सिलेबस में है ही नहीं वाला पार्ट, ठीक है। देखो ग्राम वाला जो ग्राम की स्टेनिंग का प्रोसेस है ना, ये भी सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। कुछ आपका स्कूल कौन सा है, एक बार मुझे अपना स्कूल का नाम बताओ। सर लैंसडॉर्फ कॉन्वेंट, सर नॉर्थ दिल्ली में है। अच्छा, एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ ये वाली बात, देखो यार, ठीक है, हम हमारे पास ना देखो दो चीजें हैं, ठीक है ना। एक है हमारे पास क्या, हमारे पास जो सीबीएसई से रिकमेंडेड हमारे पास जो सिलेबस आ रखा है, ठीक है, और इस सिलेबस के हिसाब से, ठीक है ना, हमने पढ़नी है क्या एनसीईआरटी, या पढ़नी है हमने एनसीईआरटी, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी से हमारे पास दो फायदे होते हैं, तो हमारे पास स्कूल में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना, स्कूल एग्जाम जो हमारे पास होते हैं 11th का बोर्ड एग्जाम, ठीक है ना, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी से आते हैं। नो क्वेश्चन इज आउट ऑफ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है इन स्कूल एग्जाम्स, ठीक है, पहली बात तो ये।
दूसरी बात ये कि एनसीईआरटी में बिल्कुल ये वाली बात ठीक है कि हमें थोड़ा सा प्लस पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना, टू अपीयर इन द नीट एग्जाम, कि हमें नीट में बैठना है। बट मैं आपको सच में बताऊं कि एनसीईआरटी और एनसीईआरटी प्लस मतलब आउट ऑफ एनसीईआरटी से नीट में कितने क्वेश्चन आते हैं? एनसीईआरटी से नीट में आती है 85 क्वेश्चंस या 86 भी कई बारी, और इस बार तो 87 आ गए थे 2020 में, ठीक है। और नीट में मैक्स टू मैक्स सिर्फ 5 क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से आते हैं। आप समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। मैं नीट की बात कर रहा हूँ, देखो नीट में 5 क्वेश्चन बाहर से आ रहे हैं, स्कूल एग्जाम में तो कभी भी कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपने उसमें देखा होगा, क्या कहते हैं कि ये जो प्रोसेस है ग्राम स्टीलिंग का, लेकिन इट इज नॉट गिवन इन दी एनसीईआरटी, वो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, ठीक है। पढ़ाने के लिए देखो मैं आपको वो भी करवा दूंगा, बट इट विल बी एब्सोल्यूट टाइम वेस्टेज, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ निष्ठा, कि आपके स्कूल में वाला क्वेश्चन आ सकता है क्या? टीचर ने बोला है कि मैं ऐसा कोई क्वेश्चन दूंगी आपको? बोला मतलब ऐसे कुछ नहीं दिया कि सिर्फ बुक का ही आएगा, क्योंकि हर क्लास के बाद जो टीचर है वो पूछता है ये सारी चीजें। क्लास एंड होने के बाद तो कराया है। निशा सुनो बेटा, आप एक काम करो, अपना अपना माइक थोड़ा ना माउथ के पास लाके बोलो, आपकी ना आवाज बहुत एको कर रही है, मुझे क्लियरली समझ नहीं आ रहा। मैं एक बार वो बैकग्राउंड म्यूजिक बैकग्राउंड नॉइस हटाती हूँ। अच्छा एक बार अपने माइक के पास जाके बोलो, देखो थोड़ा, और थोड़ा आराम आराम से बोलना, तब मुझे समझ आएगा। सर जो टीचर है वो हर क्लास के बाद पूछता है ये सब जो क्लास में कराया होता है, तो ग्राम स्टेन और रिप्रोडक्शन उसने पहले ही पूछा हुआ है क्लास में, तो अगर क्लास में पूछे तो शायद पेपर में भी दे देंगे। चलो ठीक है, अगर पेपर में दे सकते हैं ना, तो ठीक है, मैं आपको ज्यादा पार्ट करवा दे रहा हूँ, ठीक है ना, बट लेटर ऑन, ठीक है ना, लेटर ऑन, ठीक है ना, आपका जो एनसीईआरटी अगस्त में यूटी हो रही तो उसमें पता लग जाएगा कि ये सब देंगे या नहीं देंगे आगे वाले क्या। कब है यूटी, कब है आपका? 4 अगस्त 4 अगस्त, बायो का। ठीक है। देखो निष्ठा, आपके स्कूल में सिर्फ सिर्फ आपके स्कूल में सब चीजें एक्स्ट्रा कराई जा रही हैं, ठीक है। बाकी स्कूल्स में ये सब चीजें नहीं करवाई जा रही हैं, तो मैं क्या सोच रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, ऐसा नहीं है मैं करवाऊंगा नहीं आपको। देखो हम क्या करेंगे, जब मैं आपकी नॉर्मल बैच क्लास ले रहा हूँ ना, तो बैच क्लास में तो मैं आपको वो करवाऊंगा जो आपका सिलेबस है, आपका मतलब सभी बच्चों का जो कॉमन सिलेबस है, जो एनसीईआरटी बेसिकली फॉलो कर रहा है, ठीक है। क्योंकि आपके स्कूल के टीचर्स आपको अलग से करवा रहे हैं, ठीक है। तो क्लास के बाद ना आप बस कुछ मत करना आप मेरे पास ना मतलब 10 से 15 मिनट मेरे पास आप रुक जाया करना, ठीक है। मैं आपको वाली चीज ना समझा दिया करूंगा, ठीक है, जो आउट ऑफ एनसीईआरटी वाला पार्ट है, ठीक है। वरना ऐसे तो क्या होगा ना, अपना सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और आपका बैच में ऑलरेडी बहुत लेट स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एज वेल एज फॉर यू टू कंप्लीट द सिलेबस इन टाइम, ओके। यस चलो, अब क्योंकि अब निशा ने पूछा है तो फिर बताना पड़ेगा, ठीक है, वरना फिर निशा ये भी सोच सकती है कि लगता है सर को आता नहीं वाला पार्ट। ऐसा तो नहीं है निशा, ऐसा नहीं सोचोगे? चलो मैं बता देता हूँ आपको, आओ जरा फटाफट, ठीक है। स्कूल में कुछ टीचर्स ऐसे करते थे, ठीक है ना, मेरा एक एग्जाम था, ठीक है। उस एग्जाम पे ना क्वेश्चन आ रखा था, क्या कहते हैं, कुछ क्वेश्चन था, मेरे को एग्जैक्टली क्वेश्चन तो याद नहीं है, ठीक है। और जो टीचर था ना, ही वाज पीजी, ही वाज पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। उसने एमएससी करी हुई थी जूलॉजी में, कैन यू बिलीव, ठीक है ना। यूपी में था, यूपी में मैंने एग्जाम पढ़ा था, ठीक है। तो जूलॉजी में उसने पीजी करी हुई थी, पोस्ट ग्रेजुएट था वो। और मैं उससे ना, मेरे ख्याल से मैं कुछ पूछने गया था, ठीक है। तो ना मुझे एक वर्ड याद है, वहां पे लिखा होगा टेरोपस। मैंने मुझे ऐसा टेरोपस क्या होता है, तो वो कह रहा कुछ सोना सोना सा तो लग रहा है पर याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो टेरोपस, यार क्या बताएं, टेरोपस, ठीक है, कह रहे टेरोपस ही है। अरे पटेरोपस तो नहीं है, पटेरोपस, ठीक है। तो कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं, ठीक है ना, बट डोंट वरी, यू आर इन द सेफ हैंड्स, ठीक है। टेरोपस मतलब होता है बैड, चले। और ये तो मैं सिर्फ आपको टीचर की बात बता रहा हूँ, मैं आपको डॉक्टर की बात बताता हूँ। आप में से कोई कभी लोधी कॉलोनी आए हैं? लोधी सर कॉलोनी, मैं वहीं पर है, मेरे कजन का घर है। अच्छा, लोधी कॉलोनी में सीजीएच डिस्पेंसरी है 4 ब्लॉक में, मैं पहले वहीं यस रहता था, सर। ठीक है। 4 ब्लॉक में मैं वहीं रहता था, 4/11 मेरा घर था, ठीक है। तो मैं एक बार गिर गया, मैं बास्केटबॉल खेलता था स्कूल टाइम पे, 12th में था मैं, ठीक है ना। ऑब्वियसली बात है, मैंने नेशनल खेला हुआ है, आपका एसजीएफआई होता है ना, जो है केंद्रीय विद्यालय प्रगति विहार से, यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय से। सर है हाँ, तो नहीं, बट मैं केवी की हूँ। क्या? केवी की हूँ मैं, वहाँ पे नहीं हूँ, मैं उस स्कूल में नहीं पढ़ी हूँ।
मैं ना अपने लिए ना थोड़ा सा अच्छा वाला ईयरफोन लेकर आऊंगा बेसिकली। आप लोग क्या बोलते हो मुझे ना समझ नहीं आता कई बारी। ठीक है चलो खैर कोई बात नहीं। वो बट मैं उस स्कूल की नहीं हूँ। अच्छा आप स्कूल के नहीं हो पर आप केंद्रीय विद्यालय से हो और आप जानते होगे। ठीक है तो यस सर, मैं जानती हूँ अच्छे से। अच्छा आप जानते हो अच्छे से। तो क्या हुआ मैं खेल रहा था और खेलते खेलते मैं गिर गया। रोड पे खेल रहा था ठीक है अपने वाले रोड पे। तो मैं डॉक्टर के पास गया। ठीक है ना वो डॉक्टर वहाँ का सीएमओ था। मैं नाम नहीं बताऊंगा उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी। ठीक है मैंने बोला कि सर मैं गिर गया हूँ मुझे ना इंजेक्शन लगवाना है टेटनस का। ठीक है टेटनस यू नो मैंने पढ़ाया आपको अभी टेटनस। यस सर। तो डॉक्टर मुझे कह रहा अरे आजकल टेटनस किसको हो रहा है कहाँ होता है टेटनस का वायरस आजकल कहाँ होता है यार किसको नहीं होता टेटनस का वायरस खत्म हो चुका है दुनिया से। मैंने कहा क्या खत्म हो चुका है सर अरे अरे टेटनस का वायरस खत्म हो चुका है पढ़ते लिखते नहीं हो क्या टेटनस का वायरस खत्म हो चुका है। मैंने कहा अच्छा मैंने कहा आपसे तो मेरे को इंजेक्शन लगवाना ही नहीं है। अरे जो डॉक्टर यार टेटनस को वायरस बता रहा है वो क्या खतरनाक डॉक्टर होगा समझ रहे हो मेरी बात को। आपको पता है कि टेटनस किससे होता है किससे होता है। सर बैक्टीरिया। हाँ तो मैं भाग लिया वहां से फिर मैं सफदरजंग गया सफदरजंग हॉस्पिटल वहां जाके मैंने टेटनस लगवाया। मैंने कहा मुझे रेबीज का इंजेक्शन लगवा दे यार गिरने पे समझ रहे हो। तो चलो आपको मैं थोड़ी सी बात आगे बता देता हूँ। बच्ची हमसे पूछ रही थी क्या क्या पूछा था बेटा आपने। पर रिप्रोडक्शन में जो डिफरेंस होता है रिप्रोडक्शन। मतलब स्पोर फॉर्मेशन होता है मतलब जो स्पोर बनता है। चलो मैं आपको इसमें वो बता देता हूँ जो आपके स्कूल के एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है ना जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है देखो आपको जब मैंने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था निष्ठा ठीक है तो आपको मैंने बताया था कि ये उसका क्रोमोसोमल डीएनए ठीक है ना दैट इज कॉल्ड द क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है इसके अलावा इसके पास एक एडिशनल डीएनए भी होता है दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है ना एक बारी भाई सभी बच्चे चाहे तो उस वाली बात को छोड़ सकते हैं आपके स्कूल में नहीं पूछा जाएगा ये बस मैं निश्चय को समझा रहा हूँ वाली बात। ठीक है सो दिस इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ये क्रोमोसोम के अलग डीएनए है। ठीक है एंड इट इज कॉल्ड प्लास्मिड। क्या कहलाता है ये बोलो निष्ठा। प्लाज्मिड। ठीक है इसके अलावा बैक्टीरिया के की जो सेल वॉल होती है ना उसमें से क्या होते हैं छोटे छोटे से पार्ट्स बाहर होते हैं और इनको कहता हूँ क्या मैं पिलाई। क्या कहता हूँ इनको मैं बोलो विलाय। दे आर कॉल्ड पिलाई। ये पाइलिन की बनी होती है एक पाइलस प्रोटीन होता है उसकी बनी होती है। ठीक है दिस पिलाई फॉर्म्स कॉन्जुगेशन ट्यूब ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द बैक्टीरिया। ओके सो क्या होता क्या है सुनो मेरी बात को कि देखो ठीक है जिस बैक्टीरिया के पास ये प्लाज्मिड है जिस बैक्टीरिया के पास क्या है ये प्लाज्मिड है दैट बैक्टीरिया इज कॉल्ड F प्लस बैक्टीरिया। क्या कहलाएगा ये F प्लस बैक्टीरिया क्योंकि इस प्लाज्मिड को हम फर्टिलिटी फैक्टर भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं इसको बोलो यार फर्टिलिटी फैक्टर या F फैक्टर। ठीक है जी और जिसके पास ये नहीं है दैट इज नोन एज F नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है बिकॉज इट लैक्स दिस। ठीक है अच्छा देखो जिसके पास ये F फैक्टर है फर्टिलिटी फैक्टर है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेल बैक्टीरिया जबकि इसके पास ये नहीं है इट इज कॉल्ड द फीमेल बैक्टीरिया। ओके सो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो इसकी सेल वॉल है ठीक है ना इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के यहाँ से क्या निकलती है ऐसे करके एक पिलाई बाहर आती है एंड इट एलोंगेट्स। क्या करती है वो ऐसे करके एलोंगेट करती है और एलोंगेट करके वो दूसरे वाले पे बैक्टीरिया पे चली जाती है उससे जाके जुड़ जाती है। समझ रहे हो मेरी बात को अरे हाँ या ना। यस सर। ठीक है तो ऐसे जाके क्या हो जाएगी वैसे जाके जुड़ जाएगी। जुड़ने के बाद क्या होगा जुड़ने के बाद क्या होगा अच्छा ये जो चीज जुड़कर आई है इसको कहता हूँ क्या मैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। क्या कहता हूँ मैं इसको कॉन्जुगेशन ट्यूब एक्चुअली पिलाई के जुड़ने से बनी है ये पिलाई है एक्चुअली। ठीक है और उसके बाद क्या होता है उसके बाद ये फर्टिलिटी फैक्टर यहाँ से निकल के कहाँ चला जाता है इसमें चला जाता है। ठीक है तो इसमें क्या हुआ इसमें जो F नेगेटिव बैक्टीरिया था वो किसमें कन्वर्ट हो गया F पॉजिटिव में। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो पहले फीमेल बैक्टीरिया था ठीक है ना वो हो गया किसमें वो कन्वर्ट हो गया किसमें मेल में। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कि हम सेक्सडक्शन। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं सेक्सडक्शन
एंड इट इज, क्योंकि देखो गैमेट ट्रांसफर हो रहा है मेल्स में, तो ऐसे ही होता है मेल्स में, जब ह्यूमंस में जब रिप्रोडक्शन होती है तो स्पर्म होता है। स्पर्म क्या करता है, स्पर्म फादर का जेनेटिक मटेरियल लेकर कहाँ जाता है, मदर की बॉडी में जाता है और वहां जाके उसके ओवम को दे देता है। ठीक है, तो हुआ क्या एक्चुअली, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल तो हुआ है, ट्रांसफर ऑफ डीएनए तो हुआ है, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर डीएनए तो था, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल तो था, जो इससे निकल कर कहाँ चला गया, इसमें आ गया। ठीक है, so this is how the sexual reproduction occurs, this is how the sexual reproduction occurs in इसमें, in bacteria. Are you getting? निश्चय ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. चलो इसको आप चाहो तो फटाफट उतार लो, या क्लास के बाद में आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा तब उतार पढ़ जाए भाई आगे। Yes, sir. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है निश्चय, अब इसके बाद जो पार्ट आएगा ना उसको फिर हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, अदरवाइज बाकी बच्चों को यार बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे आते हैं। आगे हम पढ़ेंगे भाई, अगला हमारा जो है दैट इज कॉल्ड दी प्रोटिस्टा। क्या पढ़ेंगे हम आगे, प्रोटिस्टा हमारे पास नया किंगडम आ रहा है। ठीक है, तो कुछ आप बता सकते हो उसके बारे में पुरुजित सिंह, क्या व्हाट इज प्रोटिस्टा, क्या होता है? कुछ भी, मतलब आप गलत ही बोलोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आप तो लास्ट क्लास में थे नहीं ना। सर वायरस। वायरस? नहीं नहीं नहीं। अच्छा अभी आपको पता है हमने क्या खत्म करा है, अभी हमने कौन सा टॉपिक खत्म करा है? सर मोनेरा। मोनेरा, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि मोनेरा में जो ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है, वो यूनिसेलुलर थे। क्या थे वो? पहली बात तो यूनिसेलुलर, मतलब कि वो कभी भी बहुत सारे सेल्स एक साथ नहीं रहते हैं। ठीक है, जैसे आप और मेरे अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, वैसे इनमें नहीं होते, यूनिसेलुलर होते हैं। और इनके पास क्या होता है, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। क्या नहीं होता इनके पास? न्यूक्लियस नहीं होता। तो मैं कहता हूँ क्या, मैं प्रोकैरियोट कहता हूँ उनको, मैं बोलो प्रोकैरियोट। ठीक है, बट अब क्या हुआ है, अब हमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया देखने को मिल गए हैं कि जो है तो अभी भी क्या, जो है तो अभी भी क्या, बोलो यूनिसेलुलर, पर जो उनका डीएनए है, क्या है जो उनका, बोलो डीएनए है, इट इज गेट कवर्ड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो किससे कवर्ड हो गया है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो अब आप मुझे बताओ कि वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है या वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट है? सर यूनिसेल्युलर यूकैरियोट। यूनिसेलुलर यूकैरियोट। यू का मतलब क्या होता है? यू का मतलब होता है ट्रू, ठीक है, और कैरियो, कैरियो का मतलब होता है क्या, न्यूक्लियस। तो इनके पास क्या, इनके पास ट्रू न्यूक्लियस है, इसलिए इनको हम एक अलग कैटेगरी में पढ़ते हैं, और जी उस कैटेगरी को हम कहते हैं क्या, शाबाश, सर प्रोटिस्टा। आप क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, यस चलो तो अब हम इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो पहली बात तो क्लियर है कि इनके हमें हमेशा पता रहेगा कि यूनिसेलुलर होंगे, कभी मल्टीसेलुलर नहीं होंगे, और इनके पास हमेशा और हमेशा क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। हाँ कोई बच्चा कुछ पूछना चाह रहा है? ठीक है, तो देख लो यार, इससे हमने 5 ऑर्गेनिजम्स के या 5 टाइप्स या 5 कैटेगरीज के बारे में पढ़ना है, 5 फाइलम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और कौन कौन से 5 फाइलम है, फटाफट सुनो। सबसे पहले हमारे पास आएंगे कौन से, इसको नोट मत करना, या चलो नोट करना चाहो तो कर लो, ठीक है ना। क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, और स्पोरोजोम्स। अरे समझ आई कुछ बात, आया ना? कितनी कैटेगरीज है, कितने कितने फाइलम है? 5। क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड स्पोरोजोम्स। सही। अच्छा देखो, इनमें से जो क्राइजोफाइट्स हैं, कौन है जी, जो क्राइजोफाइट्स हैं, और जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, कौन कौन से? क्राइजोफाइट्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स, दे आर ऑटोट्रॉफ। क्या है वो, बोलो यार? Autotroph. ऑटोट्रॉफ, ठीक है। और
स्लाइम मोल्ड्स और स्पोरोजोन्स। कौन से? स्लाइम मोल्ड्स और स्पोरोजोन्स। भाई ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों खतरनाक हैं। ये हैं हेटेरोट्रॉफ। ओके, नाउ माय कंसर्न इज यूग्लिनॉइड। ये यूग्लिनॉइड क्या है? हाँ जी, ये ऑटोट्रॉफ है, हेटेरोट्रॉफ है, कुछ भी नहीं है, बताओ। ऑटोट्रॉफिक। एक बच्चा कह रहा है ऑटोट्रॉफ है। हाँ भाई, दोनों है। एग्जैक्टली ये ऑटोट्रॉफ भी है और ये हेटेरोट्रॉफ भी है। ये स्पेशल कैटेगरी है, ठीक है ना? सुन लेना, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द, बोलो, प्रेजेंस ऑफ लाइट या प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दे आर ऑटोट्रॉफ। एंड इन द एब्सेंस, इसमें इन द एब्सेंस दे आर हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इन 5 प्राणियों के बारे में पढ़ना है। तो पढ़ना शुरू करते हैं कहाँ से? हम प्राणी नंबर 1 से। और प्राणी नंबर 1 कौन सा है हमारे पास, बताएगा कोई? हाँ जी, कौन सा है? नंबर 1, आप हेडिंग लिख सकते हैं। क्राइसोफाइट्स। ठीक है, राइट डाउन द हेडिंग, क्राइसोफाइट्स। समझ आई बात? अरे आसान है, मुश्किल है, बोलो। आसान है। आसान है, तो इसमें तो वो समझ आना आसान है। चलो, क्राइसोफाइट्स के बारे में क्या पढ़ना है आपने? पहले तो आगे समझ लें कि क्राइसोफाइट्स में एक्चुअली 2 कैटेगरीज हैं जो हमने यहाँ पे देखनी है। एक है हमारे पास डाई एटम्स, जिनको ही हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। और दूसरे हमारे पास कौन से? गोल्डन एल्गा। कौन से हैं? गोल्डन एल्गा। इनको हम डेस्मिड्स भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं इनको हम? दे आर आल्सो कॉल्ड एज, हाँ, डेस्मिड्स। डेस्मिड डेस्मिड्स, ठीक है। आ जाओ जरा, शुरू करते हैं डाई एटम्स को पढ़ना। यार देखो, ये जो डाई एटम्स हैं, ठीक है ना, टोटली क्या है? ये टोटली एक्वाटिक है। क्या है ये? एक्वाटिक है। एक्वाटिक बोल सकते हो आप इसको, क्या बोल सकते हो उनको? दे आर मैरीन, ठीक है ना। एक्वाटिक का मतलब ये होता है कि दे कैन लिव, दे कैन सर्वाइव इन फ्रेश वाटर, ठीक है। जबकि मैरीन वो होते हैं जो समुद्र के पानी में, मतलब कि सॉल्टी वाटर में वे भी रह सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज पॉइंट नंबर 1। चलो, दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेजॉरिटी इनमें से सॉल्टी वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। और जो इनकी सेल वॉल होती है, क्या होती है जो इनकी सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल इनकी बनी होती है किससे? एक सब्सटेंस से, इसको कहते हैं हम सिलिका। क्या कहते हैं इसको हम? बोलो। सिलिका। सिलिका। सिलिका के बारे में सुन लेना। सिलिका इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस। क्या है सिलिका? बहुत ही, हाँ, स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और ये डिग्रेड नहीं होता, ठीक है ना। इट, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, इट डज नॉट डिग्रेड या डिस्ट्रक्ट, डिस्ट्रक्ट भी लिख सकते हो आप, इजीली, जल्दी से ये टूटता फूटता नहीं है। सिलिका देखा है वैसे आपने? कहीं में सिलिका की लेयर देखी है? अच्छा चलो छोड़ो, आपने गन्ना देखा? गन्ना यस सर। यस सर। कभी किसी ने खेत में से गन्ना तोड़ा है? थोड़ा तोड़ा है? नो सर। अच्छा नहीं, कभी ना खेत में से बेटा खुद अकेले आके गन्ना मत तोड़ने लगना, ठीक है। क्योंकि आप तो क्या करोगे, आपको गन्ना नजर आएगा, आप उसको ईक, ईक कहते हैं गन्ने को, ईक गाँव में, ठीक है। आप क्या करोगे? आप जाके इसको पकड़ोगे और पकड़ के इसको खींचने लगोगे आप,
ये करोगे हाँ या ना? एक्चुअली क्या है, जो गन्ने की जो ऊपर की लेयर है वो चमक रही है, जो शाइनिंग लेयर है तो पता है किसकी बनी हुई है? इसकी। सिलिका। आपका हाथ कट जाएगा, आप दांत से फाड़ते हो ना उसको, जब करके ऐसे करके दांत से बड़े खींचते नहीं हो आप उसको, गन्ने को, यस सर। तो क्या क्या हो रहा होता है बेसिकली उस टाइम पर? आप इस सिलिका को फाड़ रहे होते हो, अपने टेयर कर रहे होते हो अपने टीथ को यूज करते हुए, अपने कैनाइन को यूज करते हुए, ठीक है। आपने गेहूं देखा है? गेहूं 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 की यस सर। पक जाती है जो पीला हो जाता है, इसको हम वो कहते हैं पीली धान कहते हैं इसको, ठीक है। तो उससे हाथ कटता है सर, उससे भी हाथ कट जाता है। उससे भी हाथ कट जाता है, ठीक है। तो वो जो गेहूं होता है, ठीक है ना, उसके ऊपर भी क्या होती है, सिलिका की लेयर होती है। अभी आप कभी आपने सुना है कि गर्मी हो गई, ठीक है ना, और गांव में आग लग गई, खेत में आग लग गई, सुना है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब बहुत तेज हवा चलती है, जब बहुत तेज चलती है, बहुत तेज हवा चलती है दिन के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे। सर वो बैम्बूज लड़ते हैं एक दूसरे में, उससे लगती है। शाबाश, वेरी गुड, बड़ा मतलब पता है आपको ये सारी बातें, ठीक है। तो क्या होता है, ये आपस में टकराते हैं और ये इतने स्ट्रांग होते हैं कि टकराने के बाद जब एक दूसरे टकराते हैं, सो दे प्रोड्यूस सम स्पार्क। क्या प्रोड्यूस करते हैं? कुछ स्पार्क्स। जनरेट करते हैं, और स्पार्क से क्या होता है, आग लग जाती है, समझ रहे हो? तो उसे लिखा इतना स्ट्रांग है। पर भाई देखो यहाँ पे जो इसकी सेल वॉल है, क्या है जो इसकी सेल वॉल है, तो बनी ही किसकी हुई है ईशा? सिलिका। इसकी बनी हुई ईशा सेल वॉल, इसकी सिलिका की बनी हुई है, ठीक है ना। इसका मतलब इसकी सेल वॉल तो क्या हो गई, इनडिस्ट्रक्टेबल हो गई। क्या होगा इसकी सेल वॉल? इट मींस द सेल वॉल ऑफ सिलिका इज इनडिस्ट्रक्टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, एग्जाम में आएंगे ये, ठीक है ना। सेल वॉल ऑफ सिलिका इज इंडेस्ट्रक्टेबल, ठीक है ना, टूट नहीं सकती है। और क्योंकि टूट नहीं सकती, खराब नहीं हो सकती, तो क्या होता है, जो समंदर है, क्या है, जो ओशियन है, ठीक है, उसमें जैसे ये उसका सीबेड हो गया, ये समुद्र का नीचे वाला हिस्सा हो गया, सीबेड कहते हैं इसको हम, ठीक है, सपोज ये हो गया, ठीक है। तो ये सेल वॉल क्या होती रहती है, सेल वॉल धीरे धीरे ऐसे करके, जब भैया ऑब्वियसली वाले डायरेक्ट अपनी डेथ होगी, तो सेल वॉल ऐसे धीरे धीरे क्या होती रहेगी, डिपॉजिट होती रहेगी, ठीक है ना। और ये डिपॉजिट होती रहती है, सेल वॉल की डेथ होती इनकी डायरेक्ट डेथ होती रहती है, ये मरते रहते हैं, और ये डायटम्स सी बेड में आके इकट्ठे होते रहते हैं, और इकट्ठे होते रहेंगे, कब तक इकट्ठे होते रहेंगे? टिल द मिलियंस ऑफ ईयर्स। कितने सालों तक बताओ? मिलियंस ऑफ ईयर्स से क्या हो रहे हैं, ये इकट्ठे होते जा रहे हैं, ठीक है। और ये बिलियंस ऑफ ईयर्स में तो भैया बहुत सारे इकट्ठे हो चुके होंगे भाई, हाँ या ना? ठीक है, तो ये यस सर। बहुत सारे क्या हो चुके हैं, बहुत सारे ऑलरेडी इकट्ठे हो चुके हैं, और अर्थ सी बेड पे। और इन्होंने एक ऐसे करके एक चट्टान का रूप ले लिया है, ऐसे पथरीला रूप ले लिया है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक। एंड नाउ दे आर नोन एज, दिस पार्ट इज नोन एज डाई एटोमिशियस अर्थ। क्या कहते हैं इसको हम, बोलो? डायटोमिशियस अर्थ। डाई एटोमिशियस अर्थ, ठीक है। और क्योंकि ये तो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ जोड़ के, एक साथ इकट्ठा करके बना है भाई, हाँ या ना? ठीक है, तो इनमें क्या है, इनमें कहीं कहीं जगह पे क्या है ऐसे करके पोर्स है, क्या है, कहीं पर बहुत बहुत जगह पे क्या है भाई, आपने वो देखा है, आपको कैसे समझाऊंगा, आपने देखा होगा बहुत पहले, या शायद अभी भी मिलता होगा, एक सब्सटेंस, एक एक चीज आती है, ठीक है, कुछ ऐसी, देखा है आपने? इसको आप पकड़ के, ये मिट्टी की बनी होती है, मिट्टी की बनी होती है, और इसके ये यहाँ से वाला पार्ट, इसको बहुत उबड़ खाबड़ होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है। और इससे क्या होता है, इससे लोग अपनी क्या करते हैं, नीज क्लीन करते हैं, एरिया साफ करते हैं, देखा है आपने? यस सर, एक स्टोन टाइप होता है ये। यस, दिस इज अ स्टोन। ये क्या होता है, स्टोन टाइप होता है, एंड इट इज ग्रिटी। क्या सा होता है, ये ग्रिटी होता है, ठीक है। आप बोल सकते हैं, उसमें बहुत सारे छेद होते हैं नीचे, पतले पतले, पोर्स कहते हैं उनको। क्या कहते हैं उनको हम, बोलो? पोर्स। पोर्स कहते हैं। कंटिन्यूस नहीं होता, डिसकंटिन्यूस होते हैं पोर्स, एक जैसे नहीं होते पोर्स, छोटे बड़े होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही, वैसे ही
इसमें डायटोमिशियस अर्थ में भी क्या होते हैं ऐसे करके ग्रिड्स होते हैं, क्या होते हैं ऐसे करके बहुत सारे, बोलो यार, ग्रिड्स होते हैं। और इसीलिए हम इस डायटोमिशियस अर्थ को यूज कर सकते हैं, क्या करते हैं, यूज करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर दो चीजों के लिए खास तौर पे इस्तेमाल में आती है, ठीक है। पहला सुन लेना, पहली चीज क्या है, दिस इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग एंड फिल्टरिंग ऑफ ऑयल एंड सिरप्स। किसके लिए, जो ऑयल और सिरप्स होते हैं उनको साफ करने के लिए, क्योंकि एक तरह से पोर्स हैं इसमें, आप समझ रहे हो। अगर क्रॉस सेक्शन देखोगे तो आपको नजर आएगा कि इसमें बहुत सारे पोर्स हैं। तो आप किसी भी जब किसी चीज को डालोगे इसमें छानने के लिए, ठीक है, जैसे आपने यहाँ से मान लो कि ऊपर से डाला, ठीक है, इसमें कहते हैं इसमें कुछ गंदगी भी थी, कहते हैं इसमें कुछ, बोलो, गंदगी थी, ठीक है, यहाँ पर। तो क्या होगा, गंदगी यहीं बीच बीच में कहीं ना कहीं इनमें फंस के रह जाएगी, और जब इसमें से चीज बाहर आएगी तो क्या होगी, इट विल बी टोटली फ्री ऑफ दैट सब्सटेंस। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये क्या होगा, ये हमारे पास ये फिल्टर होकर बाहर आ जाएगी। तो ये क्लीनिंग और फिल्टरिंग के लिए यूज होते हैं, क्लीनिंग ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। और दूसरा यूज होता है क्योंकि ग्रिटी है नेचर में, सो दे आर आल्सो यूज्ड फॉर पॉलिशिंग। किसके लिए भी यूज होते हैं ये, बेटा बोला करो, किसके लिए, पॉलिशिंग। पॉलिशिंग के लिए यूज होते हैं। अरे समझ आ रही है मेरी बात की नहीं आ रही है, समझ आएगी। यस सर। ठीक है, नोट किया आपने ये। चलो एक बात मैं आपको इसके बारे में और बताना चाहता हूँ। देखो क्या बताना चाहता हूँ मैं आपके बारे में, इसके बारे में कि यार देखो, ये जो सेल वॉल है ना इसकी, वो एक्चुअली फिट होती है इस फॉर्म में, मतलब अवेलेबल होती है, दे आर फाउंड इन दिस फॉर्म, वो इस फॉर्म में पाई जाती है। एक लेयर ऐसे, ठीक है, ये एक लेयर है सेल वॉल की, और ये उसकी है क्या जी, ये है उसकी क्या दूसरी लेयर, क्या है ये उसकी, ये दूसरी लेयर, ठीक है। सो दे आर समवट फिट लाइक देयर सेल वॉल्स। इट्स सेल वॉल इज मेड अप ऑफ टू शेल्स। कितने शेल से बनी हुई है भाई, देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ टू शेल्स, ठीक है ना। एंड दे fit like they fit like somewhat soap box। देखा है आपने साबुनदानी देखी है, जिसमें आप साबुन रखते हो, ठीक है। तो क्या होता है उसमें, एक एक पार्ट ऐसा होता है और एक पार्ट उसको ऊपर जाके ऐसे करके ढक लेता है। अरे हाँ या ना, ठीक है। Yes, ठीक है sir. ना, तो इसकी सेल वॉल कुछ ऐसी होती है, दो थिन फ्लैप्स की या शेल्स की बनी होती है, फ्लैप्स भी कह सकते हो आप, ठीक है। और दे एडजस्ट या दे फिट्स लाइक अ सोप बॉक्स। और ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक या दो नंबर पे पूछा जा सकता है, या एक नंबर पूछा सकता है कि व्हाट इज द स्पेशल अबाउट द सेल वॉल ऑफ द डायटोमिशियस डायटम्स, ठीक है ना, डायटम्स सेल वॉल के लिए क्या खास बात है, तो आप बता दोगे कि नहीं बता पाओगे, ठीक है। चले आगे, ठीक है, इसको आप नोट करें फटाफट, कर लिया तो मुझे बताएं, देन वी विल मूव फर्दर। नोटेड, Yes, sir. ओके, ठीक है। क्लास भाई 2 घंटे क्लास में लगता है काफी लंबी हो गई आप लोगों के लिए, ऐसा लग रहा है कि किसी को, समवन इज फीलिंग बोरिंग, बोरिंग लग रहा है किसी को, नो सर, पक्का देख लो, जैसे नहीं लग रहा। लग रहा है, संभवी क्या करिए, सर नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है। नहीं लग रहा है, ठीक है ठीक है।
ओके, हम आगे आते हैं। सर हाँ बेटा बोलो। सर ये बीच में ना बहुत गैप हो रहा है हमारी क्लासेस के बीच में, सर ये हो सकता है थोड़ा एडजस्ट, मतलब बेटा जैसे कुछ देख रहे रिवीजन हैं, के लिए। मेरा एक्चुअली एक बैच और चल रहा है ना, ठीक है, तो मैंने क्या सोचा है बेसिकली कि मैं आपके बैच को मैं उस लेवल पे ले आऊंगा, ठीक है ना, मतलब बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है ना, आप दोनों का कोर्स हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट मैं आप दोनों के बैच को मर्ज कर दूंगा, और फिर हम, क्योंकि फिर जैसे दोनों बैच मर्ज होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि एक बैच की टाइमिंग फ्री हो जाएंगी, ठीक है, तो मैं उस टाइमिंग फिर मैं आपकी क्लास ले लिया करूंगा। समझ रहे हो मेरी बात को आप? अभी आपकी क्लास यस होती है थर्सडे को होती है ना, यस। ठीक है ना, थर्सडे को 8 to 9 होती है, ठीक है। हाँ फिर मैं क्या करा करूंगा, मैं एक क्लास आपकी जरूर जरूर ट्यूसडे को ले लिया करूंगा, ठीक है, ट्यूसडे को 8 to 9 ले ली क्लास आपकी, ठीक है, कुछ ऐसे टाइम निकालेंगे। पर इस टाइम पे मैं क्या करता हूँ, मैं अभी ट्यूसडे को उन बच्चों क्लासेस देता हूँ। समझ रहे हो मेरी बात को आप? ठीक है, ओके ओके। तो ये टाइम फ्री हो जाएगा हमारे पास, तो मर्ज होने के बाद आराम से मैं करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है, तो ये थोड़े दिन की ओके बात है, सर। ठीक है। ओके चलो आगे आते हैं। अगले हेडिंग लिखी है आप, ये तो हो गया हमारे पास क्या, क्राइजोफाइट्स हो गए, ठीक है ना, क्राइजोफाइट्स में डायटर्स के बारे में पढ़ लिया, डेस्मिड्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। अब हम आगे आते हैं इस पे, डायनोफ्लैजिलेट्स, इस पे आते हैं, हेडिंग लिखें डायनोफ्लैजिलेट्स। ठीक, क्या होते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स? ये इनका नाम डायनोफ्लैजिलेट्स क्यों रखा गया, ये वाली बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहता है कि ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स है बेसिकली, इनके पास क्या, इनके पास दो फ्लैजेला है। कितने फ्लैजेला है इनके पास? दे हैव द टू फ्लैजेला। Two एक flagella. हाँ, एक फ्लैजेला तो ऐसे भी खड़ा हुआ फ्लैजेला है, ठीक है, समझ रहे हो? सो दिस इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला। क्या कहलाता है हमारे पास, ये बोलो? longitudinal flagella. लॉन्गिट्यूडनल। फ्लैजेला, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल समझते हो ना, लंबा है, ठीक है, और ये खड़ा हुआ है, ठीक है, और एक फ्लैजेला जो उसके पास है, ठीक है, वो क्या है, वो निकलता तो यहाँ से ही है बेसिकली, और ऐसे पीछे 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 से घूम के वो यहाँ से ऐसे आता है और ऐसे करके निकल जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो जब आप इसको देखते हो तो आपको ये नजर आता है कि भाई ये फ्लैजेला तो ऐसा है। समझ रहे हो मेरी बात को आप? हाँ या ना? तो इस फ्लैजेला को क्या कहोगे आप? दिस फ्लैजेला इज नोन एज ट्रांसवर्स फ्लैजेला। क्या कहलाएगा ये, बोलो? Transverse flagella. ठीक है, तो दैट्स व्हाई, क्योंकि इसके पास दो फ्लैजेला आते हैं, तो अब हमें समझ आ गया उसको हम डायनोफ्लैजिलेट्स को कहते हैं। डाइनो या डाई मतलब दो, ठीक है ना, और फ्लैजिलेट्स मतलब की फ्लैजेला। सो दे हैव द टू फ्लैजेला। कितने फ्लैजेला है इसके पास? दो फ्लैजेला, ठीक है। चलो खैर, इसके बारे में कुछ कुछ बातें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अभी हमने देखा था कि क्राइजोफाइट्स में जो सेल वॉल थी, क्या थी जो क्राइजोफाइट्स में सेल वॉल थी, वो किसकी बनी हुई थी? सिलिका की। किसकी बनी हुई थी? Silica. सिलिका की, ठीक है। पर यहाँ पे सेल वॉल जो होगी वो सिलिका की नहीं बनी होगी, उसमें कहीं ना सेलुलोज नजर आने लगेगा। क्या नजर आने लगेगा, बोलो? सेल, Cellulose. ठीक है। कैसे? देखो ऐसे। इसके पास क्या है, मान लो एक डायनोफ्लैजिलेट है, तो इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर ने सेलुलोज की प्लेट्स हैं। क्या है इसके ऊपर, बोलो? सेलुलोज की ऐसे करके कुछ प्लेट्स प्रेजेंट है, जिससे मिलके ये ऐसे करके बना हुआ है। वही समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, एंड इट हैज दैट। ये थोड़ा सा गलत हो गया मेरे से यहाँ से, ठीक है। सो अगर आप इसके पास यहाँ पे देख पा रहे होगे, तो दीज आर द टू प्लेट्स ऑफ सेलुलोज, ठीक है ना। उसको कहता हूँ क्या मैं, इट दे आर कॉल्ड एज सेलुलोजिक प्लेट्स। क्या कहलाती है ये? सेलुलोजिक प्लेट्स, ठीक है। और
यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि ये कुछ ऑरेंज येलो कलर की है, ठीक है। बट ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स है किसी भी कलर के हो सकते हैं। दे में बी रेड, जनरली रेड होते हैं ये, ठीक है ना। दे में बी ग्रीन, दे में बी येलो, दे में बी ब्लू, ठीक है, ठीक है। दे में बी ब्राउन, किसी भी कलर के हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पिगमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पिगमेंट दे पोजेस। इनके पास कौन सा पिगमेंट रखते हैं ये, कौन सा पिगमेंट इनके पास है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम इनको बोल देते हैं क्या, मतलब उसके बेसिस पे इनके पास इनका कलर आ जाता है, ठीक है। अरे कुछ समझ आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूँ आपको? सर ये कलर आपने सेल्यूलोज प्लेट्स का बताया है। ये हाँ, ये पिगमेंट जो है हमारे पास ऊपर से प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली क्या है, देखो ये कलर तो सेल्यूलोज का नहीं है, ठीक है। सेल्यूलोज तो एक केमिकल कंपाउंड है जो ग्लूकोज का पॉलीमर है बेसिकली, वो तो कलरलेस है, ठीक है ना। बट उसमें कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट है, और उन पिगमेंट्स की वजह से ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ये अलग अलग कलर के नजर आते हैं, ठीक है। हाँ, तो हम इनडायरेक्टली कह सकते हो कि ये जो पिगमेंट है ये सेलुलोजिक प्लेट के ऊपर होते हैं, ठीक है। ओके सर। ठीक है, चले आगे। तो इट में बी रेड, इट में बी ग्रीन, इट में बी येलो, इट में बी ब्लू या ब्राउन भी हो सकते हैं, ठीक है। चलो, कहता है कि ये बहुत तेज डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं ये, दे डिवाइड वेरी फास्ट, दे डिवाइड वेरी फास्ट, या बोल सकते हैं बहुत रैपिडली ये डिवाइड करते हैं। और इनके रैपिडली डिवाइड करने की वजह से, जो ओशियन है, क्या है, जो ओशियन है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये ओशियन में डिवाइड कर रहे थे, पहला नंबर कम था, या नंबर वाज लेस, ठीक है। बट दे कंटिन्यूअसली डिवाइड करते गए। तो एक टाइम के बाद क्या होगा, एक टाइम के बाद मान लो रेड कलर के डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, ठीक है। उनका नंबर क्या हो जाएगा, उनका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और समुद्र का एक हिस्सा जब आप देखोगे एक पार्ट में जहाँ पे इनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। सो वहाँ का पानी कैसा नजर आने लगेगा आपको, मुझे बताओ। रेड कैसा नजर आने लगेगा, रेड, ठीक है। Red. और जब वहाँ पे टाइड्स उठेंगे, क्या उठेंगे जब वहाँ पर Tides उठेंगे. टाइड्स। टाइड्स उठेंगी, टाइड्स उठ के गिरेंगी, ठीक है ना। तो वहाँ पे वो टाइड्स कैसे कलर की नजर आएंगी, कोई बता सकता है? यार ऑब्वियसली बात है। सो टाइड्स रेड। रेड, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड टाइड्स, इसलिए रिस्पॉन्सिबल है ये रेड टाइड्स के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर रेड टाइड्स, तो आप बता दोगे these dinoflagellates when they divide rapidly and increase in their number, so the tides, ठीक है ना, तो ठीक है ना, so their number increases very high, ठीक है ना, their number becomes very high. So when the tides form, those tides appear red in color, and that's why, and then they are known as red tides. वो tides होती है कैसे नजर आती है हमारे पास, वो रेड नजर आती है। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं हो रही है? यस सर। ठीक है, तो मतलब पूरा समुद्र तो आपको कैसा नजर आएगा भाई, पूरा समुद्र तो नीला ही होगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। बट जहां पर इनका नंबर ज्यादा बढ़ गया, वो वाला हिस्सा पर्टिकुलर कैसा हो जाएगा, इट विल अपीयर रेड। क्लियर है मेरी बात, हाँ या ना? ठीक है, चलो ये तो हुई एक बात। दूसरी बात ये है कि जब ये डिवाइड करते हैं, व्हेन दे डिवाइड, जैसे मान लो हमारे पास ये डायनोफ्लैजिलेट है, ठीक है, तो जब ये डिवाइड करेगा तो ऑब्वियसली बात है दो डायनोफ्लैजिलेट बनाएगा, ठीक है। तो जब डायनोफ्लैजिलेट डिवाइड करता है, तो डिवाइड करने के बाद क्या करता है, ये बनाता है, और साथ ही साथ क्या होता है यहाँ पर एक टॉक्सिन, एक केमिकल रिलीज होता है, ठीक है, जो समुद्र में क्या होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। और उस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी क्या होते हैं, जितने भी फिश होती हैं, क्या होती है, जितने भी फिश हैं, या हमारे पास एक्वेटिक एनिमल्स हैं, या जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी क्या होती है, उनकी डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। तो यारी बात आप ध्यान रखना कि दिस toxin produced due to the rapid division of these dinoflagellates, ठीक है, kills the fish and the other aquatic organisms. अरे समझ आई मेरी बात की नहीं आई? Yes, sir. ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, परफेक्ट, चलो फटाफट नोट करो। आप लोगों के पास एनसीईआरटी है क्या?
यस सर। हाँ जरा निकालो, जरा एनसीईआरटी में निकालो, डायनोफ्लैजिलेट्स कहाँ पे दे रखा है? सर पेज नंबर 21. हाँ जरा पढ़ो क्या लिखा हुआ है। रीड करो। These organisms are mostly marine and photosynthetic. They appear yellow, green, brown, red, or red depending on the same pigments present in their cells. The cell wall has stiff cellulose plates on the outer surface. Most of these have two flagella, one lie longitudinally and other transversely ठीक है, in चलो a furrow between the wall plates. Very often, red dinoflagellates undergo such rapid multiplication, they make the sea appear red. Toxins released by large number may even kill other marine animals such as fishes. ठीक है जी। तो हमने देखो पूरा पार्ट कर लिया कि नहीं कर लिया, कंप्लीट हो गया कि नहीं हुआ? यस सर हो गया। हो गया, ठीक है चलो। ठीक है ना, ऐसे आपने क्राइजोफाइट्स के बारे में पढ़ना है, पढ़ लोगे ना, या मैं वो भी रीड करवाऊं? क्या रीड करना है उसको? No, sir. नहीं नहीं, कर लो कर लो कर लो, आवाज नहीं आई, मतलब करना है। चलो मैं ऊपर जाता हूँ, आप फिर रीड करना शुरू करना। हाँ जी पढ़ो 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 पढ़ो। कौन पढ़ रहा है क्राइजोफाइट्स के बारे में? आप ही पढ़ो बेटा। निष्ठा आपने पढ़ा था ना ये? Sir, Manasvi. हाँ आप पढ़ दो बेटा, मनस्वी आप पढ़ दो। This group includes diatoms and golden algae. They are found in fresh water as well as marine environments. They are microscopic and float passively in water currents. Most of them are photosynthetic. In diatoms, the cell walls form two thin overlapping shells which fit together as in a soap box. The walls are embedded with silica and thus the walls are indestructible. Thus, diatoms have left behind large number of cell wall deposits in their habitats. This accumulation over billions of years is referred as डाइएटोमिशियस। diatomaceous earth. Being gritty, this soil is used in polishing, filtration of oils and syrups. Diatoms are the chief producers in the ocean. हाँ ठीक है जी। अच्छा एक बात मैं बताना भूल गया, एक लाइन, ठीक है ना, कि दे आर द चीफ प्रोड्यूसर। चीफ प्रोड्यूसर मतलब मेजॉरिटी जो फोटोसिंथेसिस करते हैं ओशियंस में, वो कौन करते हैं? डायटम्स। कौन करते हैं? डायटम्स, ठीक है। अब देखो यार, सब चीज कवर हो जा रही है हमारे पास, ठीक है ना। वी आर डूइंग एवरीथिंग एंड बाय एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, ठीक है। हर एक चीज को कवर करने को छोड़ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आप इसका फायदा उठाएं, ढंग से पढ़ें। अगर आप मेरे साथ पढ़ते रहे तो देखो, मैं आपको एनसीईआरटी के बाहर से नहीं भी पढ़ाऊंगा ना, तो भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप नीट में 90 में से 85 क्वेश्चन आप कर आएंगे, बिकॉज आई एम कंप्लीटिंग ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द एनसीईआरटी, ठीक है ना, इन अ वेरी मैं बोलूंगा कि कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैनर, ठीक है ना। हर एक चीज को हम बहुत अच्छे से टाइम लेकर कर रहे हैं, तो दिस इज द गुड पॉइंट, ठीक है। चले आगे। सर इसके लिए हेल्पिंग बुक हमें चाहिए, तो कौन सी लूं? दोबारा बोलो। सर हेल्पिंग बुक जैसे गाइड हो गई इसकी, बायो की। गाइड के दोस्त क्या बेटा, मैं हूँ तो गाइड, ठीक है। नहीं लेना चाहते तो आप ले सकते हो, ठीक है ना, ऐसा कुछ ही नहीं है। मुझे नहीं सर, मेरे फादर कह रहे थे हाँ? उनको चाहिए, उनको पढ़ाना होता तो उनकी हेल्प के लिए। आपको अगर कोई 11वीं बुक लेना ही है ना, देखो 11वीं में ना दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आपको क्या पढ़ना है। आपने थ्योरी पढ़नी है, ठीक है ना, या आपने एमसीक्यूज करने हैं, ठीक है। अच्छा देखो, अगर आपको स्कूल के एग्जाम, स्कूल के क्वेश्चंस करने हैं, स्कूल में असाइनमेंट वगैरह मिल रहे हैं, ठीक है, या क्या करना है आपने, ठीक है। स्कूल के एग्जाम तो आपको बिल्कुल बच्चे टाइप लगेंगे, जब आप मेरे से अभी थोड़े दिन पढ़ लोगे ना, आप मेरे से आप अभी 1 महीना पढ़ लोगे, तो आपको नजर आएगा कि स्कूल तो कुछ है ही नहीं बेसिकली, हम तो नीट के लिए पढ़ रहे हैं, स्कूल के एग्जाम तो वैसे भी क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। ये तो रही एक बात, ठीक है। पर आप लेना चाहते थे यार, इसमें तो बहुत सारी आती हैं आपके पास, जेपीएच आती है, एनबीडी आती है, सारी किताबें आती हैं, चाहो तो खरीद सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देयर इज नो नथिंग डिफरेंट इन दैट, ठीक है ना। पर स्कूल में एग्जाम में क्वेश्चन है, इन किताबों से, इन गाइड्स वगैरह से आते नहीं है। इनफैक्ट एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज होती है लास्ट में चैप्टर के पीछे, उससे भी कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं आते हैं, ठीक है।
रही बात इसकी एमसीक्यूज की, अगर आपको एनसीईआरटी से एमसीक्यूज करने हैं, एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज, तो मैं आपको एक बुक बता देता हूँ। एक आती है हमारे पास एमटीजी बायोलॉजी, ठीक है ना, बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स, ठीक है, एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स, ठीक है, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, ठीक है ना। आप इस बुक को ले सकते हो, अच्छी बुक है, करीब आपको 800-900 रुपये मिल जाएगी, या थोड़े सस्ते में तक में मिल जाएगी, ठीक है। तो आप इसको ले सकते हो, बढ़िया किताबें हैं, बढ़िया क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना। मैं आपको ये वाली बुक लेने के लिए रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब ये बुक बन रही थी, ठीक है ना, जब ये बुक अंडर प्रोसेस थी, तो आई वाज वन ऑफ द पार्ट ऑफ दिस बुक, ठीक है ना, इस बुक को बनाने में, ठीक है ना, हमारा भी काफी योगदान है, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, गलतियां कम है, तो एक अच्छा बेनिफिट है इस बुक को लेने का, आप इसको ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा थ्योरी, ठीक है, थ्योरी वाले पार्ट पे अगर मैं आपको बताऊं, तो देखो थ्योरी तो हमेशा ना हमेशा और हमेशा हमें एनसीईआरटी से ही पढ़नी चाहिए, हमें किसी और चीज से नहीं पढ़ना चाहिए थ्योरी, ठीक है ना। बट अगर फिर भी लेना चाहते हो तो एक बुक आती है आपके पास एग्जाम गेट, आई डोंट नो ये अब आती है कि नहीं आती है, ठीक है ना, पहले आती थी आज से 3-4 साल पहले, आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। एग्जाम आइडिया एक बुक आती है, आप इसको भी ले सकते हैं। एग्जाम आइडिया ई से नहीं शुरू होती, एक्स से शुरू होती है एग्जाम आइडिया, ठीक है। आप ये भी ले सकते हैं, ठीक है ना, इट्स टोटली अपॉन यू, आप कौन सी बुक लेना चाहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके स्कूल में नोट्स बनते हैं वो आप नोट्स अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये दोनों ही किताबें जो है हमारे पास एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। अगर आप इनसे पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आप एनसीईआरटी को पढ़ रहे हो, बट इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में दे रखे हैं उसमें, ठीक है। अगर आपके पास कोई बहुत अच्छा टीचर है जो आपको लगता है कि आपको रोज के 4 से 5 घंटे बायोलॉजी में दे सकता है, तो आप एक बुक ले सकते हैं, ट्रूमेंस, ठीक है ना, दैट इज नॉट रिकमेंडेड, ठीक है ना, क्योंकि ट्रूमेंस में बहुत डीप नॉलेज है, इसको समझने के लिए, पढ़ाने के लिए आपको बहुत अच्छी टीचर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। पर अगर आपके पास इतना अच्छा टीचर अवेलेबल है तो यू कैन गो फॉर दिस बुक, ट्रूमेंस बायोलॉजी, ठीक है। 2 पार्ट्स में आती है 11th और 12th में, आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। इसको ले लो, खुद से मत पढ़ना शुरू करना, अदरवाइज यू विल गेट फ्रस्ट्रेट, ठीक है, क्योंकि समझ नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आप एक अच्छे लेवल की नॉलेज चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, ढंग से पढ़ना चाहते हैं, प्रैक्टिकली पढ़ना चाहते हैं, तो एक बुक आती है कैंपबेल, ठीक है। इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लो, खरीदना तो बहुत मुश्किल है इसको क्योंकि 5,000 रुपये की किताब है ये, ठीक है ना, फॉरेन एडिशन है ये। तो कैम्पबेल पब्लिकेशन की, पीएसएम पब्लिकेशन की कैम्पबेल बुक आती है, ठीक है ना, उसको खरीदना तो मत, इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लो, उससे पढ़ना चाहते हो आपसे पढ़ लो, काफी अच्छी किताब है, मैंने पढ़ा है इसको, ठीक है। क्लियर हो रही है बात मेरी? सर खरीदने से ठीक रहता है, लाइफ टाइम हमारे पास रहेगी ना। तो क्या करोगे इसको पूरे लाइफ टाइम पढ़कर कैम्पबेल को? अभी आप सर 11th, बताया मत अभी आप मेरे से पढ़ लोगे ना 11th, आप जैसे मेरे से कंप्लीट कर लोगे तो आपको लगेगा कि अच्छा मैंने आधी कैम्पबेल तो पढ़ी थी है, ठीक है, ओके सर। ठीक है, चलो आगे आए। तो ये पार्ट हमारे पास कंप्लीट हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे कौन सा वाला पार्ट, यूग्लिनोइड्स वाला पार्ट, ठीक है। हम यूग्लिनोइड्स करेंगे, स्लाइम मोल्ड्स करेंगे, ठीक है। हम स्पोरोजोन्स करेंगे, ठीक है ना, एंड देन वी विल स्टार्ट द फंजाई, ठीक है ना, फंजाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास आपकी कब है मेरे साथ? संडे, थर्सडे को कितने बजे? सॉरी थर्सडे। यस सर। सर रात में 8 बजे। 8 से 9 बजे, ठीक है, 8 to 9, यस ठीक है ना। आप लोग ध्यान रखें, ठीक है ना, अपनी ऐप का ध्यान रखें क्योंकि नोटिफिकेशन आपको आपकी ऐप पे ही मिलता है, ठीक है जी। चलें, ओके सर, ओके, थैंक यू। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। किसी को डाउट है आज की क्लास से तो पूछ सकता है मेरे से, एनी डाउट? भार्गवी, ईशा, मनस्वी, निष्ठा, उर्जित? No, sir. नो सर। ठीक है, समझ आया कुछ आज? अच्छा बाकी लोग चले जाओ, जो बच्चे आज क्लास में नए आए थे बस वो रुक जाओ, ये काम करो, चलो सभी लोग चले जाओ। कोई डाउट हो तो आपके पास मेरा नंबर है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, कोई भी डाउट है। सर फिर से दे दीजिए नंबर, मैंने नहीं लिखा। बेटा अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है, जो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करूँ पहले।